If all orthopedic surgeons of the country they are doing just knee replacements day in and day out, still there will be a dearth of knee replacement surgeons. Oh my God. 2050 तक 60 प्लस जो लोग हैं उसका नंबर ऑफ पीपल विल 30 करोड़ लोग हो जाएंगे. At 60 years, marathon is not an exercise good for your body and for your physique. उसको चेंज करना चाहिए. तो इट्स नॉट दैट कि एक्सरसाइज बंद करो, एक्सरसाइज का मोड चेंज करो. आई हैव सीन फ्रैक्चर्स, मतलब वो स्ट्रेस फ्रैक्चर्स हो जाते हैं. साइना नेहवाल के एक छोटा सा स्पिक्यूल था, आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी कराई थी, मे बी 3 to 6 months शी वाज आउट ऑफ सर्किट. व्हाई बट या मैं स्क्वाट करता हूँ तो दिक्कत होती है, बट आई कैन वॉक फ्रीली. देन उसका एक नी का पार्ट होता है. द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर दीज पेशेंट्स इज that will develop your quadriceps muscle. Knee is the largest joint of the body. Then I was मतलब very sorry to say उसके knee, hip, shoulder सब खराब हो चुके हैं. She could barely walk. तो अगर ऐसी कोई दवाई है कि जिसको खा के आपको बहुत अच्छा लगता है और नहीं खाए बिना चैन नहीं पड़ता है, तो in all probabilities it is a steroid. But what do they say? Why कि अभी तक उन्होंने सर्जरी क्यों नहीं कराई? Why people are avoiding surgery? तो दर्द का कारण तो बहुत हो सकता है. दर्द के साथ एक्सरे में आपका गैप खत्म हो गया है. जितने मसल्स अच्छे होंगे उतना जॉइंट पर लोड कम पड़ता है, तो थोड़ा सा आप खींच लेते हो. उसकी फ्लिप साइड ये रहती है, आपके ये जॉइंट में पेन होता है तो गर्दन तक नस खींचेगी. वो सर्जरी इसलिए भी डिले करते हैं क्योंकि सोचते हैं कि फिजियोथेरेपी करा लेता हूँ उससे सही हो जाएगा. आई रेड समवेयर, आई एम नॉट श्योर, दैट हील्स वर एक्चुअली मेड. नेवर गो टू फ्रूट जूसेस. Okay. One of the worst things you are having. Namaste sir. Namaste. Welcome to Level Up with Aruna. Thank you very much, and it's been a long time. I was always thinking of catching up with you. Yeah. And it's a good opportunity for me as well. Yeah. कि आपसे डिस्कस करूँ कुछ पेशेंट्स को जो जनरली मिसकंसेप्शंस होते हैं, भ्रांति होती है. हाँ जी. थोड़ा लेट्स डिस्कस एंड सॉर्ट इट आउट. या आई मीन आई एम आल्सो सुपर एक्साइटेड. आई थिंक 10 साल हो गए सर. आई थिंक आई नो यू एंड हर चीज व्हेनेवर इट हैपेंस कि जॉइंट से रिलेटेड कुछ भी मेरे घर में होता है, इट्स ऑलवेज सौरभ सर दैट आई पिंग और दैट आई कॉल. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस टुडे. एंड सेम बिकॉज जब मैं ऐसे जॉइंट रिप्लेसमेंट और ये नी को लेके बात कर रही थी, इवन प्रदीप से भी अभी हम बात कर रहे थे, तो दिस वाज समथिंग कि हम यही बात कर रहे थे कि कोई ध्यान ही नहीं देता है. मतलब दीज आर समथिंग जो डे बाय डे प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज आर इंक्रीजिंग. आई वाज जस्ट रीडिंग द डेटा कि ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 2.5 लाख जितनी सर्जरीज जॉइंट रिप्लेसमेंट की इंडिया में साल में होती है. much more actually, much more. And the patient volume is long back in Time magazine they had published कि it's a coming epidemic of arthritis. I think around more than 20 years now. So they had predicted that India will have at any point of time around 2.5 crore of patients, Oh my God. 2.5 crores patients which will be requiring knee replacement surgeries. And in fact, the companies they had worked it out in some manner that if all orthopedic surgeons of the country they are doing just knee replacements day in and day out, still there will be a dearth of knee replacement surgeons. Oh my God. 2.5 crore बहुत होते हैं. Oh. And at this moment we are somewhere around 4.5 to 5 lakh surgeries in a year. वर्ल्ड ओवर तो लगभग more than 30 lakh surgeries होती हैं हर साल होती है. हाँ, मतलब even the data is behind because मैंने current data literally search करके और उसमें तो अभी 2.5 लाख बता रहे हैं. You know the actual. हाँ, because of some government schemes and everything, the volume has picked up very good. But the total patient volume is very very high. Even I was reading again, उसमें ऐसा था कि 2050 तक 60 प्लस जो लोग हैं उसका नंबर ऑफ पीपल विल इंक्रीज. 30 करोड़ लोग हो जाएंगे अपने देश में, अपने देश में 60 प्लस वाले हो जाएंगे. सो मेडिकल साइंस हैज डेवलप्ड अ लॉट. तो उसमें क्या होता है कि इट्स नॉट अबाउट लिविंग लॉन्ग, इट्स लाइक लिविंग लाइक अ किंग, लिविंग लाइक नॉर्मल, लिविंग लाइक ऑन योर ओन टर्म्स. दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट. आप कितना जी रहे हो, दैट इज हार्डली एनीथिंग. आप कोई भी 70 ईयर्स वाले को पूछो कि जो चल नहीं सकता, जो बीमार है, जो डिपेंडेंट है, उससे पूछो, उनको ये लगता है कि साहब नहीं, जिंदगी तो कम होनी चाहिए. और जो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, फ्रेंड सर्कल में बैठे हैं, दे आर सॉर्टिंग आउट थिंग्स, उनको मजा आता है. तो लाइफ वो होनी चाहिए.
ग्रैंड होनी चाहिए, नॉट लॉन्ग। वेरी ट्रू, वो डायलॉग है ना बाबू मोशाई। एग्जैक्टली। सो लंबी नहीं, जिंदगी बड़ी चाहिए, लंबी नहीं। इट्स ट्रू। बट ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहले मैं आपसे ये पूछती हूँ, आपको ऐसा लगता है कि फिर जो मैंने स्टार्ट किया जिस टॉपिक से, कि ये जो जॉइंट्स है हमारे, और जो आर्थराइटिस हो गया, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी हो गई, व्हाई दिस हैपेंस इज वन रीजन इज बिकॉज पीपल आर वेरी बीइंग नेग्लेक्टेड टुवर्ड्स देयर ओन जॉइंट्स एंड टुवर्ड्स टेकिंग केयर ऑफ देम, और वो जब एक लेवल पे पहुंच जाता है तब उन्हें समझ आता है कि नाउ इट्स टाइम। ऐसा है? यस, मतलब ठीक है, अपन ऐसा नहीं है कि नेग्लेक्टेड है, बट क्या होता है कि मैं, चलो उसके लिए आपको बताता हूँ कि भाई मैं काफ़ी पेशेंट्स को बोलता हूँ कि हमें एक्सरसाइज करना चालू रखना चाहिए। एक्सरसाइज हर एज के लिए अलग होती है। लाइक इट्स नॉट कि भाई जो आज आप, हो सकता है कि शायद 30-40 ईयर्स में मैराथन दौड़ जाते होंगे, एट 60 ईयर्स मैराथन इज नॉट एन एक्सरसाइज गुड फॉर योर बॉडी एंड फॉर योर फिजिक। उसको चेंज करना चाहिए। तो इट्स नॉट दैट कि एक्सरसाइज बंद करो, एक्सरसाइज का मोड चेंज करो। मे बी एट 30 यू मे बी लिफ्टिंग गुड अमाउंट ऑफ वेट, बट एट 60 30 पे लोड करते थे, 60 पे लोड आप 2.5 किलो लोड ही आपके लिए इनफ हो सकता है। यू नो, it's not about building muscle mass, it's about remaining fit, free of diseases. So fitness is a different thing and bodybuilding is a different thing. हम लोग उसमें confuse हो जाते हैं। हम लोग क्या होता है, at any point of time जो है कि मसल कैसे बन गए उस पर चले जाते हैं। But it should be a good mixture of a good preventive exercise, योग and muscle building. Very true. So हमको जो भगवान ने हमारी बॉडी बनाई है, खाली मसल्स के लिए नहीं बनाई है, जॉइंट्स के लिए नहीं बनाई है। आजकल जो स्टडीज आती हैं उसमें ये है कि जो जॉइंट्स की आर्थराइटिस होती है उसके पहले आपकी मसल वीकनेस आती है, मतलब मसल वीक होने लगते हैं। हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपिनिया की बात करते हैं कि खराब है, बट उसका प्रीसीडिंग जो होता है दैट इज सार्कोपिनिया। मतलब मेडिकल टर्म में सार्कोपिनिया मतलब कि मसल वीकनेस। तो मसल वीकनेस ऑलवेज प्रीसीड्स जॉइंट्स प्रॉब्लम। मसल वीकनेस कैसे होती है? लेडीज़ में पर्टिकुलरली हार्मोन्स की वजह से वेट बढ़ जाता है। अनफॉर्चुनेटली जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर होता है, लेडीज़ 40-50 को जब क्रॉस करती हैं तो बिकॉज ऑफ मेनोपॉज उनका वेट वो जो बढ़ जाता है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू ब्रिंग इट डाउन। इवन फॉर जेंट्स, पर लेडीज़ के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। सो उनकी एक्टिविटी लेवल कम हो जाता है तो दे स्टार्ट लूजिंग मसल मास। वो कम होता है तो आपके जॉइंट्स पे लोड बढ़ जाता है। सो एक से एक चीज़ प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। जॉइंट्स खराब हो रहे हैं तो आपने थोड़ी एक्टिविटी और कम कर दी और करेले पे नीम चढ़ा हो जाता है। सो इट्स अ लूप। सो यू हैव टू गेट आउट ऑफ दिस। सो यू हैव टू बी एक्टिव। हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि अपना काम खुद करें। दूसरे का कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अपना काम खुद करें। मतलब कहीं कुछ सामान निकालना है अलमारी में से, कुकिंग करनी है ना, कुछ गेम खेलना है। मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्लेइंग फुटबॉल और टेनिस और समथिंग, बट जस्ट सिंपल वॉक करें फ्रेंड्स के साथ। आप कहीं जाओ, मज़े करो, घूमो फिरो, गोल्फ है या टेबल टेनिस है, लाइट बैडमिंटन है, वो खेलो, पर स्टे एक्टिव। एंड खेलना ज़रूरी है, जीतना नहीं। तो आप जीतने के लिए मत खेलने का सोचो कि ये मुझे जीतना है, वो शॉट नीचे वाली को उठाना ही है, नहीं, जाने दो यार, हारेंगे, पॉइंट जाएगा और क्या, डजंट मैटर। सो इट्स ऑल अबाउट मतलब हैविंग फन, नॉट अबाउट विनिंग। आप जीतोगे भी तो किससे? अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से। तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? एंड यू राइटली सेड, आई मीन जो स्टार्ट में वो आपने जो एक चीज बोली कि जब तक तुम यहाँ से स्ट्रांग हो, तुम्हारी बॉडी, तुम यू कीप योरसेल्फ स्ट्रांग, और द डे यू लूज इट फ्रॉम हियर, देन ओनली, आई मीन सब वो जो लूप स्टार्ट हो जाता है, दैट्स द होल पॉइंट। सो आई थिंक थोड़ा अपना सोसाइटी वाले फैक्टर्स भी रहते हैं। वंस यू आर आउट ऑफ योर कॉलेज एंड एवरीथिंग एंड देन यू आर इनटू योर जॉब, वर्क एंड बिजनेस एंड व्हाटएवर, सो आप पूरा उसी में डूब जाते हो। फिर क्या होता है, एट 40-45 थोड़ा सा आपकी चीज़ें सेटल होती हैं, बच्चे सेटल होने लगते हैं, तब आपको लगता है अरे यार मेरा तो वेट बहुत बढ़ गया है, मेरा तो वो फ्रेंड वो क्या कर रहा है, मैराथन दौड़ रहा है ना, अब मैं भी जाऊँगा। तो बस वन डे यू स्टार्ट कि भाई चलो आज मैं आधा किलोमीटर दौड़ लेता हूँ, तब तक ठीक है। जैसे ही 2-3 किलोमीटर होते हैं फिर ये आई हैव सीन फ्रैक्चर्स, मतलब वो स्ट्रेस फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। Body is not used to all these all activity. Of a sudden you give. So you have to prepare your body. धीरे-धीरे। आज there are so many celebrities, Milind Soman है, वो आज भी he is 60 plus I think and still he is doing marathon. मतलब his fitness level is different. अगर आज मैं सोचूंगा कि नहीं वो मेरा
रोल मॉडल है और मुझे भी वैसा दौड़ना है तो 100% आई land into some doctor's clinic because he has prepared his prepare body. your body, and preparing body is very very important. Even simple weight training, like आप weight lifting का भी अगर आप सोचते हो तो you have to prepare your body. Start with less and less and less and then gradually build up. You need good trainers. आज होता ही है कि हम जिम में जाते हैं एंड जिम वाले को भी ट्रेनर को लगता है कि मैं कुछ दूं, टेंजिबल देना है, तो भाई मेरा टारगेट था कि 3 महीने में 10 किलो कम करना है और अभी तो 1 किलो भी कम नहीं हुआ है, तो बस वो थोड़ा और स्ट्रेनर्स कराने लगता है एंड प्रॉब्लम. सो द ट्रेनर हैज टू स्टार्ट वेरी स्लो. द कस्टमर आल्सो हैज टू अंडरस्टैंड कि इट इज नॉट अ फोर्टनाइट और मंथली जॉब. सो स्लोली बिल्ट अप होना चाहिए, देन यू विल एंजॉय, यू विल बी फ्री ऑफ इंजरीज. हमारे पास बहुत काम है, हमें काम की जरूरत नहीं है. सो डोंट लैंड इनटू ऑल दोस प्रॉब्लम्स. या इवन एंड जैसे मैंने न्यूरो सबसे भी जब डॉक्टर से बात की तो उन्होंने ये बोला कि आवर बॉडी, आवर ब्रेन इज लाइक दैट ओनली, कि हर चीज को, जो चीज हमने अपनी लाइफस्टाइल बना ली, फिर वो ही लाइफस्टाइल है, उस चीज को वो एक्सेप्ट कर लेता है. तो व्हेनेवर यू शिफ्ट यू हैव टू फर्स्ट ट्रेन योर ब्रेन की रेगुलरली नाउ समथिंग हैज चेंज्ड एंड दिस इज हैपनिंग टू योर बॉडी एंड यू हैव टू वर्क eventually accordingly. So many questions you have given in 5 minutes. Hey, one more thing I would like to add, like अपनी बॉडी कैसे काम करते हैं. यू मस्ट हैव हर्ड कि गुड सेलिब्रिटी स्पोर्ट्स पर्संस को माइनर इंजरी हुई तो आपने देखा है क्या वो 2 हफ्ते में लौट आते हैं कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में. वो 2 हफ्ते तो सर्जरी, उसके बाद रेस्ट एंड देन ट्रेनिंग एंड ऑल दिस थिंग. साइना नेहवाल की एक छोटा सा स्पिक्यूल था, आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी कराई थी, मे बी 3 to 6 months she was out of circuit. Sachin Tendulkar so many times, Why? Because body needs time to heal and then train again for that level of sport. So body को कोई ऑन ऑफ स्विच नहीं होता है कि आपने ये कर दिया और हो गया. जैसे ही आप रेस्ट मोड में जाते हो आपके मसल्स वीकनेस शुरू हो जाती है and the entire strain then lands on the joint. So you have to protect the joint, you have to protect the muscles. So वो धीरे धीरे ही हो पाता है. हाँ, तो दोनों बैलेंस करना है, when you are working out also and when you are resting also. तो yes तो मतलब कि रेस्ट कितना करना है, when you need rest you have to rest. and unfortunately orthopedics में जो हमारा टाइम कैलकुलेशन होता है ना, it's not in terms of hours or days, it's always in weeks and months. टाइम कैलकुलेशन ऑफ एनीथिंग कि भाई हम आपके प्लास्टर लगा दिया, अब आपको कितने दिन का रहेगा, स्प्लिंट बांध दिया तो कितने दिन का रहेगा, क्रेप बैंडेज. तो हम ये नहीं बोलते 3 दिन, 3 हफ्ता, 6 हफ्ता, 3 महीना, कि भाई रिकवरी टाइम कितना होगा, तो इतने महीने होंगे, इतने वीक्स लगेंगे. सो जो कम पड़ता है ना वो धीरज, धैर्य, वही कम पड़ता है. ट्रू दैट, वेरी ट्रू. So और अगर सो इट इज लाइक कि अगर आपने सही टाइम तक नहीं वेट किया एंड देन यू स्टार्टेड अगेन, तो it won't heal properly and yes, injury will recur definitely. ये जो सारी हम ligament injury. Okay, तो let's start from sir, जैसे आपने बात करी है orthopedics से हम start करते हैं. आपका जो ये segment है orthopedics, तो कौन से what are the मैं एक basic पहले start करती हूँ कि कौन सी चीजें orthopedics के अंदर cover होती है. जैसे आपने joint replacement, arthritis, अभी सारी बात करी. So orthopedics in general is now a very very wide field. ठीक है. हम लोग जब PG कर रहे थे आज के 25-30 साल पहले, तब तक होता था कि कोई भी मसल पेन है, जॉइंट पेन है, तो इनके यहाँ दुख रहा है, वहाँ दुख रहा है. इवन पेशेंट्स हमारे पास जॉ पेन लेके आ जाते थे कि भाई हड्डी में दुख रहा है तो आप हड्डी के स्पेशलिस्ट थे. सो या यहाँ सिर में दुख रहा है तो भी यहाँ हड्डी में दुखता है हमको, तो आते थे पेशेंट्स. नाउ मतलब लोगों को समझ अच्छी आ गई है, बट अल्टीमेटली क्या, नॉट ऑल बोन पेन्स कम अंडर आवर डोमेन. एंड बट येस, ऑर्थोपेडिक्स में ऑल जॉइंट रिलेटेड पेन्स, मस्कुलर पेन, most of the limbs injuries, spine injuries, they come under orthopedics. ठीक है. There is definitely some overlap with other specialties, but in general ये हमारे आते हैं. ठीक है. But now joint specialist है जो खाली joints related होते हैं. I am a knee specialist. ठीक है. So I am dealing with all problems, adult problems and wearing out problems of the knee joint. So I am a specialist for that. Okay. Again, I am not a specialist for sports injuries like ligament, meniscus का है, तो I am not dealing with that. I can guide them, but I am not, in my daily clinical practice, I am not dealing with the surgeries of ligament and meniscus. या sports injuries को देख के बोले तो I am dealing with worn out joints, जिनका joint खराब हो गया है, घिस गया है, खराब हो गया, उनका मैं ट्रीटमेंट करता हूँ. ठीक है. And if particularly if knee replacement is required, so I am a specialist of joint replacement and that too. Joint मतलब आपने knee बोला तो knee only leg or
एल्बो भी नीज नी only बेसिकली है ना? ओके गॉट इट। सो एल्बो के स्पेशलिस्ट और अलग हैं, अच्छा वो भी अलग शोल्डर होता के है? और अलग हैं, आर्थ्रोस्कोपिक अलग हैं, रिप्लेसमेंट अलग हैं, सब मतलब देयर इज अ वाइड यू नो, हम लोगों ने एक बार कैलकुलेट किया था तो देयर आर 14 to 15 different specialties in orthopedics now, and it's going to segregate more. Yeah. So knee, how common is knee specific orthopedics में अगर हम बात करें तो knee का issue कितना common है? knee का problem मतलब practically I would say कि 95% people will at some point of time in their life they will have some knee pain. They will have, that's true. And yes. again, if I am saying 95%, so again in that I would add कि 90% are harmless problems. That's nothing to be worried about. You just need to take care of some lifestyle changes, some precautions not to do this, to be done more, this to be done less. तो उस तरीके से उनका अपन कर सकते हैं। अगर मैं इन जनरल बात करूं तो अगर कोई पेशेंट है जो बोलता है कि नी में पेन है, ऑफकोर्स मेरे पास आता है, वो बोलता है कि मुझे खाली ज़मीन पे बैठ के खड़े होने में दिक्कत होती है, या मुझे सिर्फ सीढ़ी चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है, या मैं स्क्वाट करता हूँ तो दिक्कत होती है, बट आई कैन वॉक फ्रीली, देन उसका एक नी का पार्ट होता है पैटेलोफीमोरल जॉइंट, जो ढकनी जिसको बोलते हैं, वो उस जॉइंट का प्रॉब्लम है। सो दैट इज नॉट रिलेटेड टू द मेन जॉइंट एंड दैट्स नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम। वो इन जनरल क्या होता है कि जब अपने मसल वीकनेस आती है या आपका सडनली इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वेट बढ़ जाता है, तो दैट मच मोर लोड कम्स सडनली ऑन द पटेला, सो दैट बिकम्स पेनफुल। या कोई आपकी ऐसी एक्टिविटी हुई जहाँ पे आपको ज़मीन पे बहुत लंबा बैठना पड़ा, या सडनली आपने ट्रैकिंग कर ली, अनएकस्टम्ड अनट्रेन्ड ट्रैकिंग पे चले गए, या आप माउंटेन क्लाइंबिंग कर ली, या घूमने चले गए, कोई, तो वो सब इनिशियल फेजेस में जो होते हैं, those patients are not they should not be worried. वो एक very minor problem है, that is self controllable. तो what should be done about it, because it's a very common issue. हाँ, so जिस चीज में दर्द है वो मत करो for the time being. Okay. And once your pain is reduced, then go for cycling. The best exercise for these patients is cycling. That will develop your quadriceps muscle. Okay. जितना quadriceps muscle अच्छा होगा उतना नी पर लोड कम पड़ेगा। ओके, तो यू आर सेइंग कि जो बैठ के भी उठ रहे हैं, तो यू आर सेइंग अगर जब तक दर्द है तब तक तुम जमीन पर भी मत बैठो, दैट कैन आल्सो बी अ रीजन। यस। ओके। सो जब आप जमीन पे बैठ के खड़े होते हैं, सो अराउंड 12 to 15% ऑफ योर बॉडी वेट कम्स ऑन दैट नी, जिसमें आप लोड लेके खड़े हो रहे हो। तो क्या होता है कि आपका वेट अगर सपोज 60 kg है, ऐसा नहीं कि मैं पतली हूँ तो या पतला हूँ तो मेरे लोड कम आ रहा है, आपकी बॉडी के लिए वो लोड भी ज्यादा हो सकता है ना, कंसीडरिंग योर मसल्स मस्ट बी वीक। सो वो क्या होता है, फिर अल्टीमेटली आपको हाथ का टेका देना पड़ता है, या स्पाइन के ऊपर लोड आता है, तो नी, स्पाइन एंड शोल्डर, ये तीनों पे लोड आने लग जाता है। नी को बचाने के जाओगे तो घुटने पे, ये कंधे पे और कमर पे लोड पड़ने लग जाता है। ओके, तो इवेंचुअली फर्स्ट यू शुड स्टॉप, जिससे एटलीस्ट जो लोड है वो थोड़ा रिकवर हो जाए, एंड वंस यू फील इट्स रिकवर्ड, यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, ऑन मेकिंग योर मसल स्ट्रांग, जैसे आपने बोला कि साइक्लिंग करो, एंड इवेंचुअली दे विल बी एबल टू डू इट। ओह, दैट्स वंडरफुल। तो सर, इसमें आपको क्या लगता है, कौन से स्टेज पे की पेन एक लॉन्ग लास्टिंग पेन है, शायद नहीं कम हो रहा है, कौन से स्टेज पे आप तक लोगों को पहुंचना चाहिए कि दे शुड कम एंड विजिट अ डॉक्टर? पहले मैं मेरी उस बात को एक चीज में ऐड करना चाहूंगा कि दर्द एक प्रॉब्लम नहीं है, भगवान ने दर्द हमें इसलिए दिया है कि एक सिग्नल है। जैसे कि क्या होता है कि फीवर है, तो फीवर इज नॉट अ प्रॉब्लम, फीवर क्यों आ रहा है वो अपन को फाइंड आउट करना है। सिंपल वायरल फीवर है, इट कैन बी समथिंग डिफरेंट, उस फीवर के अंदर फिर देयर इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स, बट फीवर इज अ सिम्टम कि भाई आपकी बॉडी में कुछ है, कुछ भी हो सकता है पर कुछ है। सिमिलरली पेन है, तो कुछ पेन है जिसको आप डॉक्टर के पास जाएंगे, अब वो डॉक्टर को डिसाइड करना है कि इस पेन को सिग्निफिकेंट मानना है या इस पेन को डिसरिगार्ड करना है, इसको भूल जाना है, ये ठीक हो जाएगा, नहीं ये पेन जो है ये आपका ठीक नहीं है, इसके ऊपर हमें फर्दर वर्कअप करना चाहिए, एक्सरे इन्वेस्टिगेशन वॉटेवर जो कराने वो कराने हैं। सो वो फिर हमारा काम आ जाता है। बट पेन इन इटसेल्फ इज अ साइन, इज नॉट अ साइन, इज अ सिम्टम। कि भाई सिम्टम हम बोलते हैं कि जो पेशेंट कंप्लेन करता है, और साइन होता है कि जो हम देखते हैं कि हाँ पेन है, उसके साथ ये भी हो रहा है, ये टेस्ट पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि इट इज इनसिग्निफिकेंट और इट इज सिग्निफिकेंट, दैट वी हैव टू डिसाइड। गॉट इट। एंड व्हाट अबाउट, एक चीज आपने बोली कि जैसे नीचे, मैं बहुत कॉमन लेमैन के परसेप्शन से पूछ रही हूँ कि जैसे आप नीचे बैठे हो, आप आलती पालती मार के बैठे हो, एंड देन यू
यू गॉट अप तो आपके वेट आया, पर नॉर्मली जो सपोज ऊपर फॉर एग्जांपल राइट नाउ आई एम सिटिंग आलती पालती मार के, बट प्रोबेबली 1 घंटे बाद मेरे को शायद दर्द आ जाए इसमें, सो दैट विल बी आल्सो द सेम रीजन कि वीक है, उसमें फिर क्या इशू? सी जमीन पे जब आप बैठते हो तो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप पैर मोड़ के फोल्ड करके बैठे हो, पैर लंबाई करके। जब आप उठने जाओगे तब तो पैर मोड़ के खड़ा होना पड़ेगा, स्ट्रेन तब पड़ता है। ठीक है, राइट। सो जब आप ऐसे बैठोगे तो ये जो पेन हो रहा है दैट इज स्टिफनेस, दैट इज नॉट पेन। आप आधा घंटा 1 घंटा बैठ गए, फिर आप खड़े हो रहे हो तो हो रहा है, तो उसके लिए सिंपल करना है, आपने पैर लटकाए 2-4 बार आगे पीछे हिला एंड देन यू गेट अप, यू विल फील वेरी कंफर्टेबल। सो दैट इज स्टिफनेस, यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू। इट इज नॉट अ पेन, इट इज स्टिफनेस। पेन होता है कि आपको चला नहीं जा रहा है और थोड़ा सा आपको चल के अब दर्द हो रहा है, और मतलब आपको उसका ध्यान सारा का सारा वहां जा रहा है और थोड़ा चल के ठीक नहीं हो रहा, तो वो दैट इज पेन। बट अकॉर्डिंग टू यू, अगर मैं आपसे पूछूं सर, टॉप 3 मिस्टेक्स मैं बोलूँ एक कॉमन मैन करता है व्हेन इट कम्स टू देयर नी इश्यूज, जो लॉन्ग टर्म में उनको इशू हैपेंस होते हैं, तो व्हाट आर द टॉप 3 रीजन फॉर हैविंग सम नी इश्यूज? सी रीजंस तो अलग हैं, बट जो आपने फर्स्ट बोला कि भाई टॉप 3 कारण जो है नी पेन होने का, नंबर 1 इज नॉट डूइंग गुड एक्सरसाइज, नॉट बीइंग एक्टिव। सेकंड इज अनएकस्टम्ड एंड अनट्रेन्ड ओवर एक्सरसाइज, एंड तीसरा यू नो मे बी आई वुड से कि आप डॉक्टर को कंसल्ट करो, लेट हिम डिसाइड कि विच इज दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस कैन बी डिसरिगार्डेड और इट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ, तो वो आप डॉक्टर को डिसाइड करने दो। खुद ही लोग जो कि भाई ये हो जाता है, तो दिस मे बी द टॉप रीजंस। सो अगर आप एक अच्छा, हर एक आदमी के लिए, हर एक पर्सन के लिए नॉर्मल अलग होता है। आपके लिए हो सकता है कि मैं 1 घंटे में 6 किलोमीटर ब्रिस्क वॉकिंग कर लेती हूँ, बट दैट मे नॉट बी ट्रू फॉर मी। इवन आपके एज वाले हों या दूसरे, तो उनके लिए भी हो सकता है ठीक नहीं हो। तो आपकी बॉडी आपको बताती है कि भाई हाँ, ये करके आई एम फीलिंग गुड, मेरे अंदर गुड एंडोर्फिन्स रिलीज हो रहे हैं, अच्छे हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, फील गुड फैक्टर आ रहा है, तो वो आपके लिए अच्छा है। आपको करके लगता है यार ये ट्रेनर आता है, मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है, मेरे को देख के अच्छा नहीं लगता है, तो देन प्रोबेबली दोज एक्सरसाइजेस आर नॉट गुड फॉर यू। मतलब बेसिकली क्योर सबके लिए सेम नहीं हो सकता है, तो क्योर एंड प्रिवेंशन मतलब क्या होता है कि आप ओवरडू मत करो। आप जब भी ओवरडू करने जाते हो, आपको यू विल लैंड इनटू इंजरीज। इवन मी, आई एम वेरी गुड एग्जांपल फॉर माय सेल्फ कि मैंने भी मतलब कोरोना पीरियड में वी वर फ्री, सो ठीक है, वॉकिंग एंड साइकिलिंग आई डिड अ लॉट, आई लॉस्ट वेट आल्सो, बट देन आई वाज लिफ्टिंग वेट, धीरे धीरे मतलब बढ़ता गया एंड वन फाइन डे आई हैड अ स्लिप डिस्क, सब बंद हो गया। सो बॉडी वाज गिविंग मी सिम्टम्स, हल्का फुल्का बैक पेन हो रहा था और ठीक भी हो जाता था, तो मैंने उसको टोटली डिसरिगार्ड किया, सो वो सब कुछ बंद हो गया। तो मैंने वो बड़े बड़े वेट ले आया था, मैं उनसे करने लग गया था। दैट्स वेरी, यू सेड इट राइट कि सिम्टम बॉडी देती है, और आपको पता चलता है कि भाई ये चीज आपके लिए ठीक नहीं है, तो यू हैव टू स्टॉप डूइंग ऑल दोस थिंग्स। तो अगर मेरे से पूछोगे ना कि भाई टॉप एक्सरसाइजेस फॉर नी, सो वॉकिंग एंड साइकिलिंग, दीज आर द टॉप बेस्ट इंजरी फ्री एंड लवेबल एक्सरसाइजेस अकॉर्डिंग टू। और उसमें जो एक साइकिलिंग जो एक्सरसाइज जिम साइकिल होती है और एक नॉर्मल, उसमें कुछ डिफरेंस आता है? बोथ आर गुड। आई वुड डेफिनेटली प्रेफर इफ वन इज कंफर्टेबल आउटडोर साइकिलिंग। उसका क्या है, सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, एक तो आप फ्रेश एयर में जाते हो, नॉर्मली आप मॉर्निंग या इवनिंग में जाओगे तो आपको मॉर्निंग में तो फ्रेश एयर मिलेगी। दूसरा क्या होता है, बोर नहीं होते हो। हाँ, वो तो है ना। तो क्या होता है कि भाई हाँ, आपने मतलब बाहर निकलते हो तो आप 10 किलोमीटर का पता नहीं चलेगा, पर आप जिम में करोगे तो नो डाउट आपको कुछ वो डिस्ट्रैक्शन चाहिए। बट रिजल्ट वाइज तो बोथ आर इक्वल। हाँ, मतलब बोथ आर इक्वल, बट वो थोड़ा 20 रहेगा, ये थोड़ा 19 रहेगा। हाँ, गॉट इट। तो सर एक बार आप जॉइंट्स की अगर हम पूरा डिटेल में आगे बात करें, तो एक थोड़ा सिंपल टर्म्स में कॉमन लेमन के लिए उसका एनाटॉमी समझा सकते हो कि हाउ आर जॉइंट्स आर मेड, कैसे बनते हैं? फॉर एग्जांपल राइट नाउ आई एम फोल्डिंग और आई एम गेटिंग अप, तो हाउ द मसल वर्क्स एंड एवरीथिंग, कैन यू जस्ट एक्सप्लेन अस? हाँ, भगवान ने ना जॉइंट्स जो भी बनाए हैं वो एक स्पेसिफिक पर्पस से बनाए हैं। अब यहाँ पे उन्होंने 50 जोड़ दे दिए, यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, पर तो हर एक का पर्पस, रिजल्ट, यूजफुलनेस सबकी अलग अलग होती है। नी इज द लार्जेस्ट जॉइंट ऑफ द बॉडी, सबसे बड़ा जॉइंट है, एंड उसके अंदर इट इज अ हिंज जॉइंट, मतलब इट सिंगल एक्सिस में मूव करता है। ये नॉट एक्चुअली हिंज, थोड़ा रोटेशन घूमता भी है,
बट इट इज बेसिकली, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो हिंज जॉइंट है। हिप है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, मतलब एक बॉल होती है और सॉकेट है तो उसके अंदर घूमेगा। ठीक है। नी इन जनरल सिंगल एक्सिस में ही घूमता है। ठीक है। कोई भी जॉइंट में दीज आर द बोन्स, जो येलो कलर की दिख रही है दीज आर द बोन्स, और जो ये ग्रे कलर का दिख रहा है दैट इज द कार्टिलेज। ठीक है। सो होता क्या है कि जब ये बोन्स के ऊपर जब भी जॉइंट आता है तो उसके ऊपर कार्टिलेज होता है, और जब भी ये मूवमेंट होता है तो कार्टिलेज एंड कार्टिलेज के ऊपर मूवमेंट होता है। ठीक है। कार्टिलेज का काम क्या होता है? कार्टिलेज इज द वन विच मेक्स द गैप। जो अपन जॉइंट में देखते हैं ना कि भाई एक्सरे में डॉक्टर बोलते हैं कि भाई आपका गैप खत्म हो गया है। हाँ, तो खत्म हो गया का मतलब ये नहीं कि जो बोन्स के बीच में जो गैप है वो कोई फ्लूइड है या कुछ हवा है या समथिंग है। दिस कार्टिलेज, वो कार्टिलेज एक्सरे में दिखता नहीं है, हमें तो एक्सरे में बोन्स दिखेंगी, तो बोन्स के ऊपर जो कार्टिलेज है वो दिखता नहीं है, तो जब हम एक्सरे लेते हैं तो वो बोन टू बोन दूर दूर दिखती है तो गैप दिखता है। ओके। और इस तरीके से जब अगर ये कार्टिलेज घिस जाएगा तो ये बोन और बोन पास पास आ जाएंगे। हाँ। तो पास दिखेगा तो गैप खत्म हो गया है। अच्छा, ये बोलते हाँ, हैं। ओके। नी में एडिशनली मेनिस्कस भी होते हैं जिसको हम गद्दी बोलते हैं। एक लेमैन में बोले तो शॉक एब्जॉर्बर्स है हमारे नी के, जो बोन को एनाटॉमी वो कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन फैंटास्टिक हो जाता है। दैट कैन बियर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लोड नी जॉइंट के लिए। सो कार्टिलेज जो होता है उसके ऊपर बीच में मेनिस्कस अगेन और होता है, एडिशनल होता है। ठीक है। नी की स्पेशलिटी है। ठीक है, ये नी में होता है स्पेसिफिक। ये नी में होता है इन जनरल। ठीक है। और बीच में जो होते हैं ये एंटीरियर लिगामेंट, इसको एंटीरियर क्रूशिएट बोलते हैं, और पीछे होता है वो पोस्टीरियर क्रूशिएट। तो व्हेनेवर वी मूव तो दिस कार्टिलेज के थ्रू मतलब द बोन मूव्स लाइक दिस। हाँ, ये जब मूव करता है तो ये बोन टू बोन हमेशा टच नहीं होती है। हाँ। या ये फ्रैगमेंट, ये बोन और ये बोन टच नहीं होती है, वो बीच में मेनिस्कस का भी रोल आ जाता है, एंड लिगामेंट्स का भी आता है, साइड वाले लिगामेंट्स का भी आता है, इन बिटवीन वाले लिगामेंट्स का भी आता है, और ये मेनिस्कस का भी आता है। लिगामेंट्स बेसिकली आर जॉइनिंग द बोन्स, राइट? यस, एग्जैक्टली। लिगामेंट्स आर टिश्यूज व्हिच जॉइन बोन टू बोन। ठीक है, ठीक और है। मेनिस्कस बीच की गद्दी है जो शॉक एब्जॉर्ब एब्जॉर्बर होते हैं और वो कॉन्ग्रुएंट बनाते हैं। तो सर विद टाइम तो आई एम मतलब जस्ट एज अज्यूमिंग कि विद टाइम तो क्योंकि कांस्टेंट जो फ्रिक्शन आता होगा तो कार्टिलेज पे तो आता ही होगा। नहीं, नॉट ऑलवेज। मतलब आई हैव सीन सो मेनी पेशेंट्स जिनका मतलब एट 80 मतलब उनके भी कार्टिलेज आर गुड। दे आर गुड। हाँ, दे आर गुड। द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन फॉर नी डैमेज इज हेरिडिटरी। हेरिडिटरी, यस। 85 जैसे अगर आपके पेरेंट्स को है, सपोज उनको है कि और जॉइंट की प्रॉब्लम्स हैं, तो चिल्ड्रन भी आर लाइकली टू हैव 85% प्रोबेबिलिटी। जॉइंट प्रॉब्लम्स मतलब अर्थराइटिस या पेन ये सब इशू है। अर्थराइटिस इज जॉइंट का डैमेज, इज अर्थराइटिस। ओके, तो वो जो अर्थराइटिस होने की संभावना है प्रोजेनी को, उनके बच्चों को 85% प्रोबेबिलिटी रहती है। बट अगर वो एक्टिव रहते हैं और मसल्स एंड बोन्स को इंजरी फ्री रखते हैं, सब रहते हैं, वेट कंट्रोल रखते हैं, तो चांसेस गो डाउन। या फिर उनको अगर पेरेंट्स को सपोज 60s में हुआ तो मे बी दे विल गेट एट 80s, मे बी नेवर। तब वो डिपेंड करता है, मतलब क्या होता है कि यू हैव अ प्री डिस्पोजिशन कि आपको होने की संभावना है, उसमें आपने कुछ डैमेज कर लिया तो वो सारा प्रोसेस फास्ट हो जाता है, डैमेज होने का प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है। गॉट इट। तो इसमें जैसे सर आपने अर्थराइटिस की बात की, पहले एक बार थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दो कि अर्थराइटिस क्या होता है, और बिकॉज आपने पहले ऑस्टियो अर्थराइटिस और वो सब भी बताया, तो क्या होता है और कितने टाइप्स होते हैं एक बार। सी, अर्थराइटिस इन जनरल अपन बोले तो a bad joint, a damaged joint is arthritic joint. Arthritis is damage in the joint. डैमेज इन द जॉइंट, इन चारों चीजों में जो आपने दिखाई है। ये नॉर्मल जॉइंट है। हाँ। और ये जो जॉइंट है ये आर्थराइटिक जॉइंट है। ठीक है। जिसमें जॉइंट का कार्टिलेज खराब हो गया है तो जॉइंट में डैमेज हुआ है तो ये आर्थराइटिक जॉइंट है। इन जनरल अगर अपन बोले तो दो मेन टाइप के आर्थराइटिस होते हैं। एक होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको अपन गुजराती में घसारा का वा बोलते हैं, या जिसको मतलब जॉइंट घिस गया जिसको बोलते हैं, वो होता है, दैट इज द मोस्ट कॉमन टाइप। ठीक है। तो दैट कैन गेट डैमेज बिकॉज ऑफ आइदर हेरिडिटरी, या फिर आपका कहीं से कोई डैमेज हुआ था, कार्टिलेज कोई रीजन से टूट गया था, ब्रेक हुआ था, या नीचे की या ऊपर नीचे की बोन में कोई डैमेज हुआ था तो बोन का अलाइनमेंट चेंज हो गया, तो उस वजह से मैकेनिकली जब जॉइंट डैमेज हो जाता है तो दैट इज सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस वो होता है जिसमें विदाउट एनी रीजन जॉइंट घिस गया। विदाउट एनी रीजन तो है बट उसमें मोस्टली इट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड दैट इज हेरिडिटरी। ठीक है। तो वो होता है मोस्ट कॉमन।
दूसरा प्रकार होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको हम गठिया बोलते हैं या संधिवा बोलते हैं। तो वो एक बिल्कुल अलग एंटिटी होती है, क्योंकि वो हेरिडिटी डिजीज होता है, लेडीज में ज़्यादा कॉमन होता है और उसमें मल्टीपल जॉइंट्स अफेक्टेड होते हैं। हाँ, उसमें इट्स नॉट जस्ट नी जॉइंट, तो वो काफ़ी सारे जॉइंट्स को डैमेज होता है। तो कई बार पेशेंट्स बोलते हैं कि हमारे तो देखो हाथों में भी डैमेज हो रहा है, मेरे को कंधे भी दुखते हैं, कमर भी दुखती है, तो गठिया है। तो नहीं, गठिया इज अ टोटली डिफरेंट डिजीज, ऑल टुगेदर डिफरेंट डिजीज। Experienced surgeons can have a look at the patient joint or accident, they can opine, they can definitely very confidently say कि हाँ आप गठिया है आपको या नहीं है। हालांकि अपन कंफर्म करने के लिए सब टेस्ट करा लेते हैं, बट ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी आपके जॉइंट स्टिफनेस होती है, जॉइंट्स यहाँ के जॉइंट्स घिसते हैं, हैबर्नस नोड्स बन जाते हैं, उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, वो भी होता है। गठिया में भी ऐसा ही होता है, उसमें ज़्यादा डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं। बट गठिया इज नॉट ओनली जॉइंट डिजीज, इट्स अ मसल डिजीज ऑल्सो। तो दैट इज अ वेरी क्रिपलिंग डिजीज, मतलब अगर जिसको फुल ब्लोन होता है तो इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। बट इट्स आल्सो अगर जो मेंटेन कर ले तो दे कैन लिव। हाँ, बट यू नो विद मॉडर्न मेडिसिन्स एंड सर्जरीज इफ रिक्वायर्ड, दे कैन लिव अ प्रैक्टिकली नॉर्मल लाइफ। हमारे कितने सारे पेशेंट्स होते हैं जो गठिया के होते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक यंग लेडी का किया था, शी केम ऑन अ व्हीलचेयर एंड आई थॉट कि शी मस्ट बी हैविंग सम इंजरी, है ना, एंड वेरी स्मॉल फ्रेम लेडी। उसका हस्बैंड उसको गोदी में उठा के उसने एग्जामिनेशन काउच पे लिटाया एंड देन आई वाज मतलब वेरी सॉरी टू से उसके नी, हिप, शोल्डर सब खराब हो चुके हैं। शी कुड बेयरली वॉक। ओके, टॉयलेट के लिए भी उसको उठा के बिठाना पड़ता है, रूमेटॉइड की वजह से। तो उसको सब एक्सप्लेन किया, ट्रीटमेंट प्लान समझाया एंड शी वाज टेकिंग भर भर के स्टेरॉइड्स। तो मतलब क्या होता है कि वो मरता क्या ना करता वाला होता है कि बिल्कुल ही नहीं अपना काम हो रहा है तो कोई ना कोई आपको स्टेरॉइड दे देता है और वो खा के आपको लगता है कि बस मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई। तो अगर ऐसी कोई दवाई है कि जिसको खा के आपको बहुत अच्छा लगता है और नहीं खाए बिना चैन नहीं पड़ता है, तो इन ऑल प्रोबेबिलिटीज इट इज अ स्टेरॉइड। सो वो लेडी को समझाया, अभी उसके मैंने नी रिप्लेसमेंट करे हैं, शी स्टार्टेड वॉकिंग, अभी उसके हिप एंड शोल्डर्स का बाकी है, लेट्स सी। बट क्वालिटी ऑफ लाइफ पे इमीडिएटली चेंज आ जाता है ना। पर ये कितने एज में पता चलता है, मतलब बिकॉज लाइक यू आर सेइंग दिस इज लाइक शी हैज गॉन टू एक्सट्रीम, तो पहले तो जो आप बोल रहे कुछ सिम्टम्स तो आए होंगे ना। सी रूमेटॉइड आर्थराइटिस कैन अकर इन वेरी यंग चिल्ड्रन आल्सो, जिसको हम जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। सो दे कैन बी, इट कैन बी देयर इन वेरी यंग 4-5 इयर्स ओल्ड पेशेंट्स को भी होता है। जितना यंग एज में होता है उतना फल्मिनेंट होता है, उतना ज्यादा उसका डिजीज का जोर होता है, आगे जाके और एक्सट्रीम होगा। बट यस, नाउअडेज फॉर्चुनेटली रूमेटोलॉजिस्ट आर डूइंग एक्सीलेंट वर्क। उनकी मेडिसिन से काफ़ी कंट्रोल हो जाता है। मतलब पहले हम लोगों के पास काफ़ी पेशेंट्स आते थे जिनको सर्जरी करनी ही पड़ती थी, पर अभी वो काफ़ी डिले हो गया है। मेडिसिन से काफ़ी अच्छा कंट्रोल आ गया है इस पे, डिजीज पे। ओके, एंड व्हाट अबाउट ऑस्टियोआर्थराइटिस, उसमें भी यही है कि जो आपने बोला एज कौन से टाइम पे पता चलता है कि इट इज हैपनिंग? ये नॉर्मल, हाँ, मतलब सी जैसे अगर वो आपके अलाइनमेंट बिगड़ने की वजह से हो रहा है तो वो जनरली यंग एज में होता है। कि भाई जैसे आपका कहीं फ्रैक्चर हो गया और आपने प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं कराया, हड्डी टेढ़ी जुड़ गई, तो उसकी वजह से जो अलाइनमेंट बिगड़ गया तो जॉइंट पे लोड बढ़ गया, तो यू आर लाइकली टू हैव ऑस्टियोआर्थराइटिस इन अ वेरी अर्ली एज, ठीक है, मे बी इन योर 30s। बट जो नॉर्मल ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है जेनेटिक वाला, वो जनरली 60 इयर्स एंड बियॉन्ड होता है जनरली। ओके, Nowadays we do have patients in their 30s or early 40s जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, दिखने लगा है। और अर्ली प्रिकॉशन अगर किसी का भी बोलो कि नेचुरली इफ दे वांट टू प्रिवेंट, इट्स ऑल लाइफस्टाइल यू आर सेइंग। मोस्ट ऑफ इट इज लाइफस्टाइल बेस्ड। अगर वो करेंगे तो डिजीज बंद तो नहीं होगा और वो ट्रीट नहीं होता है कि ऐसी कोई दवाई नहीं है कि आपने पॉप इन कर ली और ना अभी ये खत्म हो जाएगा। सो यू एट बेस्ट व्हाट यू कैन डू कि जो डिजीज का जो प्रोग्रेशन था उसको आपने काफी स्लो डाउन कर दिया है। ओके, ओके। बट एज अपन ने जो पहले बात करी थी कि लाइफ इज ऑल अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ, आज अगर आपको ये होता है कि नहीं मुझे तो मतलब डॉक्टर को दिखाना नहीं है और इनकेस अगर सर्जरी बोलते हैं और हम नहीं कराऊंगी या कराऊंगा सर्जरी, सो यू आर मिसिंग आउट इन सो मेनी थिंग्स। आप जनरली इन 40s या 50s में होते हो तब आपकी खुद की लाइफ की क्वालिटी पर इफेक्ट आ रहा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप ठीक से नहीं कर पाते हो, पेशेंट गोइंग टू डिप्रेशन।
But what do they say? Why कि अभी तक उन्होंने सर्जरी क्यों नहीं कराई? Why people are avoiding surgeries? You will be surprised. सब जो हमारे होते हैं ना, सब लोग बोलते हैं कि नहीं करानी चाहिए. हाँ. With 30 lakh surgeries being done every year around the world, still उनको वो कोई सब मिलते हैं जो बोलते हैं नहीं कराना है. आपको मैं एक एनेक्डोट बताता हूँ. I had a patient who was supposed to get admitted on the, suppose maybe एक दिन आना था उनको, and she didn't turn up, है ना. तो हस्बैंड से फिर फ़ोन पे बात हुई कि क्यों नहीं आए, तो बोले कि सर कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो गई, हम लोग अभी नहीं आएंगे. कोई बात नहीं, ऐसा होता है वंस इन अ व्हाइल. 3 महीने बाद वो पेशेंट वापस आया. फिर उसके हस्बैंड ने स्टोरी सुनाई कि हमने हमारी जो घर की काम वाली जो लेडी थी उसको हमने बोला कि 4-5 दिन अभी मत आना, हम लोग अहमदाबाद जा रहे हैं ऑपरेशन कराने के लिए. वो तो चालू हो गई. बोले कि ये नी रिप्लेसमेंट आप करा रहे हो पेशेंट का, तो ये हो जाता है, वो हो जाता है, चलना बंद हो जाता है, जो चल रहे हो उससे भी चले जाते हैं. और मेरी वाइफ तो पूरी तरह से डर गई. उसने तो सूटकेस अनपैक कर दिया और बोले मेरे को तो नहीं कराना. हस्बैंड बोला मैं भी क्या करूं. सो फिर प्रॉब्लम बढ़ी. इनफैक्ट वो और ज़्यादा प्रॉब्लम में आई. फिर शी मेट सम ऑफ द ऑपरेटेड पेशेंट्स, है ना. देन दे सेड कि भाई आप ये भूल कर रहे हो नहीं करा के. देन मन बना के आई सर्जरी कराई, अच्छे से हो गया. मैंने कहा अब आप एक काम करना, आप उस भाई को बोलना कि आपने एक पेशेंट कौन सा देखा है जो इस तरीके का जिसको इशू आया है, आप पूछना तो सही. आई एम प्रेटी श्योर कि उसको किसी के बारे में नहीं पता है. वो सब लोग ही हैं, वो सब लोग वाला फैक्टर काम कर रहे हैं. एंड दैट इज व्हाट जो ज्ञान देने वाले होते हैं. तो बस वो क्या है कि भाई गए भाई जी को पूछा कि तुमने किसको देखा. नहीं मैंने तो किसी को नहीं देखा, पर सब ऐसा बोलते हैं. सब ऐसा बोल. ओह माय, दिस इज सो प्रैक्टिकल एंड ट्रू. सब बोलते हैं बस. इसका सक्सेस रेट तो इस काफी गुड ना. व्हाट्स द सक्सेस रेट, मतलब जनरली हाउ डज इट वर्क? नी रिप्लेसमेंट का, सर्जरी का इट्स मोर देन 99%. हां, आई रेड इट 98 और 99%. मतलब ऐसा कोई डॉक्टर क्लेम नहीं कर सकता कि 100% सब अच्छे ही होते हैं. देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, पेशेंट फैक्टर्स, सर्जरी फैक्टर्स, पोस्ट ऑपरेटिव फैक्टर्स, बहुत सारी चीजें होती है. बट इन जनरल मोर देन 99% सक्सेस. इट्स सक्सेस. हां, तो मेन रीजन जो नहीं करा रहे हैं लोग, स्ट्रेच कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज़ दे आर अफ्रेड ऑफ सर्जरीज के भाई अवेयरनेस कम है. अवेयरनेस कम है. यू नो इन माय चाइल्डहुड हम जहाँ रहते थे तो हमारे घर के पास में एक आई हॉस्पिटल था. एंड आई हैव सीन कि वहाँ पे पेशेंट एडमिट होते थे, 2-3 दिन एडमिट रहते थे. एंड दे यूज्ड टू वेयर सम लार्ज, बड़े बड़े चश्मे पहनते थे, ग्रीन कलर का कपड़ा लगाते थे. एंड यू नो दे हैड टू डू लॉट ऑफ ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना. एंड दे यूज्ड टू बी एडमिटेड, 2 ड्रेसिंग देखेंगे फिर घर भेजेंगे. आज आप क्या करते हो, 2 घंटे में घर आ जाते हो. सो आज आपको कैटरेक्ट दिखता है तो परसेप्शन चेंज हो गया कि भाई क्यों आप परेशानी उठाओ, कराओ और घर आ जाओ. तो सेम थिंग, मतलब बहुत चेंज आया है. एंड यू राइटली सेइंग सर, इंफॉर्मेशन नहीं. अब जो टेक्नोलॉजी जितनी आप बता रहे हो कि और एडवांस इतनी हो चुकी है कि थिंग्स आर वेरी इजी फॉर पेशेंट्स आल्सो. बट इज इट, एक चीज और मेरे दिमाग में, एक जैसे आपने बोला सब वाला रीजन, बट इज इट आल्सो कि हाउ कॉस्टली इज दिस सर्जरी? यस, दैट्स अ बिग फैक्टर. आई वोंट डिनाई दैट पार्ट, बिकॉज़ यू नो द जॉइंट्स एंड द सेटअप रिक्वायर्ड. यू नो हमारे सर्जरीज के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है इन्फेक्शन का. तो इन्फेक्शन के लिए क्या होता है कि द बेस्ट थिंग टू ट्रीट इन्फेक्शन इज टू प्रिवेंट इट. ठीक है. सो वो क्या होता है कि यू नीड टू हैव अ गुड सेटअप, गुड ऑपरेशन थिएटर्स, नीट एंड क्लीन ऑपरेशन थिएटर्स, वेरी वेल ट्रेन्ड टीम विच नोज व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, है ना. एंड रेड फ्लैग्स को आइडेंटिफाई करना, विच कौन से पेशेंट्स में नहीं करनी है, कौन से पेशेंट्स में करनी है. प्रॉपर गुड एंटीबायोटिक्स टू बी यूज्ड, इम्प्लांट्स टू बी यूज्ड, मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक से आप सर्जरी करो, नीट एंड क्लीन सर्जरी करो. एंड देन दीज आर ऑल थिंग्स विच कैन प्रिवेंट इन्फेक्शन. सो हैविंग सेड दैट, ये सब चीजें जब आपको चाहिए और होनी चाहिए तो कॉस्ट नेचुरली आती है. तो व्हाट हैपेंस फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई इंसान एक सर्जरी से प्रोबेबली लाइक एक पेशेंट आपके पास आया, दे सेड कि मेरे से चला नहीं जाता, दिस इज द नॉर्मल, व्हाट्स द प्रोसेस देन? how do you check first of all, and then what happens, what's the process then for a knee replacement? See, मेरे क्लिनिक पे कोई पेशेंट वॉक इन आया कि भाई उसको नी पेन है, तो मैं सबसे पहले तो उसकी चाल देख लेता हूँ कि हाउ इज द वॉक, मतलब वेदर इट इज अ सॉर्ट ऑफ डक लाइक वॉक या नॉर्मल चल रहा है. अगर नॉर्मल चल रहा है तो 90% प्रोबेबिलिटी तो आउट हो गई कि इज अ केस फॉर सर्जरी, एटलीस्ट नी रिप्लेसमेंट पार्ट. अगर डक वॉक है तो अगेन 90-95% प्रोबेबिलिटी
कि दैट्स द पेशेंट फॉर सर्जरी, ठीक है ना। सो मेरे को वॉक मतलब थोड़ा इधर उधर ऐसे वॉडलिंग जैसे झुक के चलते हैं ना अपन, डक के जैसे झुक के चलते हैं, तो वो दे में दैट इज बिकॉज यू नो बॉडी इज ट्राइंग टू अडेप्ट टू अ लिटिल हेल्थियर साइड, मतलब झुक के चलने की कोशिश करने जाते हैं, सो दैट योर डैमेज पार्ट इज नॉट बेयरिंग द लोड। सो बट उसके चक्कर में कमर खराब हो जाती है। सो हम लोग ये देखते हैं कि भाई आपकी वॉक कैसी है, आपका अफेक्टेड मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ पे कितना इफेक्ट आ रहा है। कि अगर कोई पेशेंट बोलता है कि नहीं, मतलब मैं बता रहा हूँ 50% पेशेंट्स तो ऐसे आते हैं कि भाई है ना मेरे से सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होती है, ज़मीन पे बैठ के खड़े होने में, तो दे आर आउटराइटली आउट कि भाई वो उनको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं है, एंड व्हेन दे कैन वॉक स्ट्रेट सो डेफिनेटली दे डोंट नीड सर्जरी। पॉपुलर कंसेप्ट ये होता है कि पेन इज द नंबर 1 रीज़न फॉर सर्जरी, कि भाई दर्द है तो करा लो। दर्द के 1000 कारण होते हैं। दर्द तो फ्रैक्चर में भी होता है, इन्फेक्शन में भी होता है, कोई मेनिस्कस में भी या लिगामेंट के टेयर में भी हो सकता है। सो दर्द का कारण तो बहुत हो सकते हैं। दर्द के साथ एक्सरे में आपका गैप खत्म हो गया है, आपके वो पेशेंट से चला नहीं जा रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे नहीं है कि भाई आप घर में भी चलना मुश्किल है या आधा 1 किलोमीटर भी आप चल नहीं पाते हो, और आपको रात दिन आपका दिमाग घुटने में रहता है, देन यू आर अ केस फॉर सर्जरी नेचुरली। ठीक है, इट्स नॉट ऑल द पेशेंट्स। ऐसे भी होते हैं कभी कभार कि भाई एक्सरे में बहुत खराब दिख रहा है बट पेशेंट्स आर वॉकिंग प्रैक्टिकली नॉर्मली, या फिर उनको इतना पेन नहीं है, है ना, कि भाई मेरे को कोई पहले मैं 8-10 किलोमीटर चल लेता था, अभी 3-4 ही चल पा रहा हूँ, तो देन प्रोबेबली यू आर नॉट नीडिंग इट नाउ, यू विल नीड इट डेफिनेटली एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि गैप में तो इशू हाँ है। वो कराना, बट आज की तारीख में आपको जरूरत नहीं है। तो मैं कई बार मजाक में पेशेंट को बोलता हूँ कि एक्सरे रोल करके मालिए में डाल दो, कोई देखेगा तो ऑपरेशन कर देगा आपका। सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स हैपन। ये पता है किस में होता है, ये मेल्स में होता है कि गैप दिख रहा है पर दर्द नहीं है। हाँ, मेल्स एंड फीमेल्स की जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है ना, भगवान ने थोड़ा डिफरेंट बनाया है। ऐसा नहीं है कि मर्द को दर्द नहीं होता, वो गलत बात है, बट क्या होता है कि थोड़ा बिकॉज योर क्वालिटी ऑफ मसल्स इज लिटिल बेटर बिकॉज ऑफ मेल हॉर्मोन्स, तो क्या होता है जितने मसल्स अच्छे होंगे उतना जॉइंट पर लोड कम पड़ता है, तो थोड़ा सा आप खींच लेते हो। उसकी फ्लिप साइड ये रहती है कि वो ज़्यादा खराब करके आते हैं सर्जरी के लिए। लेडीज के अंदर मसल्स वीक होते हैं तो वो उनको पेन थोड़ा ज़्यादा होता है, तो वो रिलेटिवली जल्दी आ जाती हैं, उनसे सहन नहीं हो पाता, नेचुरल है। तो वो बीच का रास्ता निकालना पड़ता है कि भाई हाँ, बट आज की तारीख में पेशेंट्स ऐसे बहुत आते हैं हमारे पास। अगर मैं बोलता हूँ कि 1 नी का करना है तो उसने दूसरा कितना चलेगा, मैं बोलता हूँ कि 2 साल बाद, 2 साल बाद वापस क्यों, आप तो अभी कर दो। अच्छा, हाँ, ओके। पॉइंट ब्लैंक बोलते हैं कि मैं क्यों परेशान हूँ, फिर कर दो। तो अगर जॉइंट का गैप खत्म हो गया तो देन मैं बोलता हूँ ठीक है करना चाहिए, पर मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि जॉइंट अगर ठीक है तो मैं उनको काउंसिल करता हूँ, उनको समझाता हूँ देखो आपका एक घुटना खराब है, उसका लोड आप दूसरे पे डाल रहे हो, प्रोबेबली पेन इस वजह से है। और नेचुरल नहीं तो नेचुरली हाँ, नेचुरल तो भाई आप नी रिप्लेसमेंट कर रहे हो तो आप ट्रीट थोड़ी कर रहे हो, जो खराब चीज को रिप्लेस कर रहे हो, तो जो नॉर्मल नहीं है उसको फिर क्यों टच करना है। ठीक और 4-5 साल के अगर निकल जाते तो व्हाई शुड यू टच इट। तो खराब चीज अगर है तो उसको टाइमली अपन को बॉडी से उससे छुटकारा पाना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज जब आप पेशेंट आया तो यू सॉ मतलब आपने जो ठीक है जिनको जरूरत है यू दैट्स वन साइड। अब जिनको सपोज आपको दिख रहा है कि इनको नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी है की जरूरत है, देन व्हाट्स द टाइमलाइन, प्रिकॉशंस मतलब प्री सर्जरी क्या क्या आता है, एक बार कैन यू एक्सप्लेन दैट आल्सो। उसमें ये है कि भाई अगर पेशेंट को सर्जरी करनी है तो मैं सबसे पहले तो बोलता हूँ कि देखो मेरे कहने से मत कराओ। ओके। मेरे लिए 2 रिक्वायरमेंट है। नंबर 1 कि आपको ये लगना चाहिए कि मुझे तकलीफ है, नंबर 2 कि मुझे उस तकलीफ से छुटकारा पाना है। अगर 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही तो ही आओ, मेरे कहने से मत कराओ। आपको ये होना है कि मुझे ठीक होना है तब आप मेरे पास आओ। ठीक है। तो अगर आप डिसाइडेड है कि भाई मुझे ठीक होना है तो देन यू फिक्स अप अ डेट एंड देन यू कम डाउन। हाँ, मुझे मेडिकल फैक्टर्स देखने पड़ते हैं क्योंकि इन जनरली सब थोड़े से रिलेटिवली राइप एज वाले होते हैं, तो इनको कुछ ना कुछ मेडिकल इश्यूज होते ही हैं, शुगर, बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम, ब्रेन की प्रॉब्लम, दूसरे जॉइंट्स की प्रॉब्लम, ये सब होता है। सो उनको हमको ये समझाना पड़ता है कि क्या चीज़ ठीक हो पाएगी और क्या चीज़ नहीं हो पाएगी। क्वालिटी ऑफ लाइफ में व्हाट यू शुड एक्सपेक्ट एंड व्हाट यू शुड नॉट एक्सपेक्ट प्रैक्टिकली नॉर्मल हो जाते हैं, पर अगर जैसे सपोज आपने स्पाइन में भी डैमेज हो चुका है
तो ऐसा नहीं कि घुटना रिप्लेस करने से स्पाइन ठीक हो जाएगा। स्पाइन को जो फर्दर डैमेज हो रहा था आपके डिस्टर्ब वॉकिंग पैटर्न की वजह से वो रुक जाएगा, बट स्पाइन ठीक नहीं हो जाएगा। ठीक है। सो समटाइम्स 2-3-4% पेशेंट्स दे ऑल्सो मे नीड अ स्पाइन सर्जरी लेटर ऑन या पहले। ओके कि भाई आपने पर्टिकुलरली क्या होता है कि अगर कोई पेशेंट ये बोलता है कि मेरे को कुछ चलने के बाद में पैर का पंजा सुन्न हो जाता है या रुई के ऊपर चल रहा हूँ या गद्दी पे चल रहा हूँ ऐसी फीलिंग आती है, तो इसका मतलब कि कमर की नस में अच्छा खासा दबाव है। ओके सो देन वी टेक ए ओपिनियन ऑफ स्पाइन सर्जन की विच इज रिक्वायर्ड फर्स्ट, स्पाइन सर्जरी और अ नी सर्जरी। उसमें भी ऑलमोस्ट 80% पेशेंट्स नी रिप्लेसमेंट करा के क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी अच्छी होती है, स्पाइन की जरूरत नहीं पड़ती है। बट इन सर्टेन पेशेंट्स हमको पहले स्पाइन सर्जरी करवानी पड़ती है। बट ये वही है, लाइक यू मेंशन, एक चीज स्टार्ट होती है तो इट इज पॉसिबल कि बाकी जगह पे भी पहुंचता ही है, तो इट्स बेटर टाइमली आप करा लो। आपके ये जॉइंट में पेन होता है तो गर्दन तक नस खींचेगी, क्योंकि क्या होता है कि आपका ये कोई अलग से जॉइंट नहीं है, दीज आर ऑल कनेक्टेड है ना। तो क्या होता है कि ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। अगर आपके यहाँ पेन हो रहा है तो यहाँ भी होगा। तो इन दैट वे क्या होता है कि आपको डिफरेंशिएट करना होता है, पेशेंट को काउंसिल करना भी होता है कि भाई ये चीज़ जो है ये आपकी ठीक हो पाएगी, ये चीज़ नहीं हो पाएगी। गॉट इट, ठीक है। तो फिर आप बोल रहे हो जिस दिन मतलब उनका फाइनल हुआ, ये सारी चीजें हुई, यानी फॉल इज राइट, तो एक ही दिन का प्रोसीजर होता है? नहीं, दे 4 to 5 days का रहता है। मतलब हम लोग जनरली एक दिन पहले एडमिट करते हैं पेशेंट को। उस दिन पूरा बॉडी का चेकअप हो जाता है। यू विल बी सरप्राइज कि ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं कि शुगर 400 है और उन्हें पता ही नहीं है कि शुगर है उनको। तो एक बीमारी के लिए आते हैं और 4 और पता चल जाते हैं। मतलब होता है, वेरी वेरी नॉट दैट इनफ्रीक्वेंटली, मतलब वंस इन अ वाइल होता ही है कि शुगर है बट हाँ हमारी तो कंट्रोल्ड है। जब टेस्ट कराते हैं तो पता पड़ा 400 शुगर आ रही है। कब लास्ट चेक करी थी? अभी तो चेक नहीं करी थी हमने, काफी टाइम पहले चेक कराई थी। और खाने पीने क्योंकि दे आर बिलीविंग ऑन द रिपोर्ट डन अबाउट एन ईयर बैक, तो वो नॉर्मल थी, तो मीठा वीठा सब खा ही रहे थे, बीच में कभी चेक ही नहीं किया। दवाई कभी कभी भूल भी जाते थे, है ना, वेट बढ़ गया, चल नहीं रहे थे, तो यू नो ऑल दोज थिंग्स एड अप। तो वो ऐसा होता है वंस इन अ वाइल। तो अगेन मतलब वी कैन नॉट डू अ सर्जरी इन दैट काइंड ऑफ। हाँ, यू हैव टू चेक दैट आल्सो। हार्ट की प्रॉब्लम निकल के आती है कि भाई इनका तो हार्ट की पंपिंग ही कम है या कुछ दूसरा प्रॉब्लम लग रहा है, ईसीजी में चेंजेस आ रहे हैं, तो वो भी होता है। एज रिलेटेड तो चीज़ें रहने वाली है। तो उन सब चीज़ों को वैसा नहीं हो, उसके लिए हम लोग सब पहले सब चेकअप करते हैं, सब नॉर्मल आता है, सब टीम देख लेती है, देन नेक्स्ट डे वी ऑपरेट। ऑपरेशन कितना लंबा होता है? सर्जरी विल टेक अराउंड, अ टिपिकल सर्जरी अराउंड 20-25 to 30 मिनट्स। मेन क्वेश्चन अब क्या होता है सर्जरी में? हाँ, सर्जरी में क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये हमारा एक नॉर्मल जॉइंट है, ठीक है, जिसमें ऊपर कार्टिलेज होता है। हाँ। ठीक है, जब ये कार्टिलेज घिस जाता है तो आप ये देख रहे हैं ये ब्लू कलर पूरा रेड और ब्राउन हो गया है, दैट मीन्स वो नीचे की बोन एक्सपोज हो गई है, कार्टिलेज पूरा वेयर आउट हो गया। इमेजिन ये खुरदुरी बोन पे पेशेंट चल रहा होता है, इट्स सो मच पेनफुल। तो हम लोग फिर क्या करते हैं कि इस तरीके से ये डैमेज बोन को हम लोग निकाल देते हैं, इस तरीके से। डैमेज बोन को, जो जिसका कार्टिलेज घिस चुका है पूरा। यस, इट इज नॉट द एंटायर थिंग व्हिच इज रिप्लेस्ड, वी आर जस्ट शेविंग ऑफ द डैमेज पार्ट। तो पूरा कार्टिलेज वाला एरिया निकल जाता है, कार्टिलेज एंड उसके नीचे की जो बोन घिसी है, डैमेज बोन है, उसको निकाल देते हैं। अलग अलग मतलब अलग अलग मेजरमेंट्स होते हैं, इसके प्रिसाइज मेजरमेंट्स होते हैं, उसको निकालते हैं और ये इम्प्लांट उसके ऊपर लगा देते हैं इस तरीके से। ये इम्प्लांट किस चीज का होता है? कोबाल्ट क्रोम, टाइटेनियम, सिरेमिक कोटिंग, ये सब होते हैं उसमें। अच्छा। अलग अलग होता है। अच्छा। तो ऊपर और नीचे मेटल आता है, हाँ, और एक के ऊपर ये प्लास्टिक आ जाता है। तो जो आर्टिकुलेशन होता है वो मेटल और प्लास्टिक के बीच में होता है। तो जो मेनिस्कस आपने बोला था उसका काम ये करता है? सॉर्ट ऑफ, ये अपन बोल सकते हैं कि ये मेनिस्कस का काम करता है। और ये पूरा आपकी बोन भी हाइड कर देती है और फिर मतलब जो एज इन जो घिसी थी वो हट जाती है और उस पे पार्ट आ जाता है। तो लाइक इट्स सॉर्ट ऑफ अ रीट्रेडिंग ऑफ अ टायर। तो ये परमानेंट रहता है फिर, और हाउ डज दैट वर्क? लाइक जैसा होता है ना कि जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट में, जब हार्ट ट्रांसप्लांट कह रही हूँ, हार्ट सर्जरी ओपन हार्ट हुई तो जो तुम्हारे वेन काटे तो प्रॉब्ली 10 साल पर 12 साल चलेगी। हाउ डज, व्हाट्स द नंबर फॉर दिस? ये ऑन एन एवरेज अगर हम बोले तो 20 year सर्वाइवरशिप इज मोर देन 90-95%। 20 years? हाँ, जैसे आज अगर हमने 100 पेशेंट्स आज ऑपरेट करे
और उन सबको 20 साल के बाद बुलाया फॉलोअप के लिए, तो उसमें से 90% पेशेंट्स के जॉइंट काम कर रहे होते हैं. Wow, so that is a long old data. Nowadays with better implants, implant technology, fixation and all those things, precision, so वो इम्प्लांट की लाइफ और बढ़ जाती है. Lovely. So आप मतलब उसको ईयर्स में नहीं देखें, आप ये देखें कि आपकी प्रैक्टिकली लाइफ टाइम कितनी बेटर हो जाती है. लाइफ टाइम के लिए होता है. बट सर ये इसमें भी स्टेजेस होती हैं क्या कि लाइक एक्सट्रीम स्टेज हुआ है, जैसे हर बीमारी का एक स्टेज 1 स्टेज 2 होता है, तो इसका भी कुछ ऐसा होता है? हाँ, नॉर्मली हम लोग स्टेज 4 आर्थराइटिस जो होती है लास्ट स्टेज में, उसमें ही जाके पेशेंट की चाल बिगड़ती है, उसी में बोन टू बोन आर्थराइटिस दिखता है, उसी में करते हैं. और व्हाट्स द एवरेज एज जो रिप्लेसमेंट तक बात पहुंचती है, या आपका ऐसा भी है कि बहुत छोटे लोगों में भी आपने किया क्यों है? नहीं, बिल्कुल. जैसे मैंने आपको अभी बताया था वो जो गठिया वाली लेडी है, सो तो माय यंगेस्ट पेशेंट आई थिंक इज अराउंड 26 इयर्स. बट उनका तो आई थिंक बिकॉज जेनेटिक या कुछ एक्सट्रीम है, इस वजह से रूमेटॉइड आर्थराइटिस था. रूमेटॉइड, और वो भी एक्सट्रीम बचपन से जो आप बोल रहे हो जुवेनाइल रूमेटॉइड वो स्टार्ट हो गया और समथिंग उसी की एक स्टोरी बताता हूँ. अभी मैं हॉस्पिटल में ही था, तो सडनली मैं राउंड्स पे था, तो एक लेडी ने आके, नमस्ते सर. नमस्ते. पहचाना? मैंने कहा अनेबल टू प्लेस. बोले मैं उसकी मम्मी हूँ. हाँ. है ना? अच्छा. वो बोले याद है वो कैसी कंडीशन थी उसकी? अब वो मेरी बेटी तो अब अमेरिका में है, एंड शी हैड अनदर चाइल्ड. है ना? उस समय तो शी जस्ट डिलीवर्ड वन बेबी एंड शी वाज प्रैक्टिकली बेड रिडन. तो बोले मैं अब उसकी मम्मी हूँ. नाउ शी इज लिविंग, उसको भी ऑलमोस्ट आई थिंक अराउंड, मेरे से जब मिली थी तब उसको 14-15 ईयर्स पहले सर्जरी करी थी उसकी मैंने. तो शी इज प्रैक्टिकली लिविंग अ नॉर्मल लाइफ. लवली. तो आप वो सोचो, जो पेशेंट बिस्तर से खड़े भी नहीं हो सकता था, वो आज इस स्टेज में है, तो अब उसके लिए क्या बोलोगे? मेन इशू मतलब दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग कि लोग डर जाते हैं, बस सर्जरी नहीं कराते इस चक्कर में. कितना हार्डशिप दे आर लिविंग थ्रू आउट, मतलब कि अगर जितना सून वो करा ले, आई थिंक द बेटर लाइफ एंड द बेटर लाइफस्टाइल दे कैन हैव. मेरा जो इसमें जो टेक होम मैसेज है वो ये है कि मतलब आप उसको जल्दी भी मत कराओ, पर उसको लेट भी मत कराओ. इट शुड बी डन जस्ट एट द राइट टाइम एंड लेट योर डॉक्टर डिसाइड इट कि भाई आपके लिए जरूरत है कि नहीं. देन वंस यू हैव डिसाइडेड योर डॉक्टर, देन हैव फेथ इन दैट डॉक्टर कि भाई जो वो आपके लिए कर रहा है, वो प्रोबेबली जो आपके लिए बोल रहा है वो आपके गुड फेथ में बोल रहा है, एंड गो विद दैट फ्लो. उसके लिए आप मतलब वो मत करो कि नहीं ये मैं, क्या होता है कि आप जब एक बार सर्जरी बोल दी जाती है तो पेशेंट क्या होता है कि फिर वो सर्च में निकलता है. कोई एक बंदा जो उसको मिलेगा जो बोलेगा नहीं मैं आपको बिना सर्जरी ठीक कर दूंगा. सो जब जॉइंट घिस चुका है, आज की तारीख में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो किसी भी चीज़ को आप ठीक कर सकते हैं. आप फॉरगेट द जॉइंट, आप मुझे इस दुनिया में बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है जो घिस जाने के बाद आप नॉर्मल कर दोगे विदाउट इंटरवेंशन. दैट्स सो ट्रू. दैट्स सम मतलब एक बेसिक नॉलेज जो इंसान को सोचनी चाहिए. वही चीज टूट गई, फट गई, आप अच्छे से अच्छा रिपेयर कर सकते हो, बिल्कुल नॉर्मल जैसा रिपेयर कर दोगे, पर घिसी हुई चीज का क्या इलाज? एंड आई एम श्योर काफी वेल रेड लोग भी ये चीजें सोच के नहीं कराते. वही ज्यादा नहीं कराते, वो ज्यादा नहीं कराते बिकॉज़ दे आर टू वेल रेड एंड दे थिंक सो मच. यस, ट्रू. वो फिर क्या होता है कि जो मेरे एक्सपीरियंस में either they are taking steroids and they are simply prolonging, and आके बोलते हैं कि भाई आपने तो 6 साल पहले बोल दिया था. तो मैंने कहा 6 साल बाद आपको मेरे पास दोबारा आना पड़ा, तो जो भी ट्रीटमेंट आप कर रहे थे उसने काम तो नहीं किया ना. So true. है ना? तो जब आपको आना पड़ा तो 6 साल आपको कुछ अच्छा लगा, आपने कुछ ज़्यादा कर पाए जो 6 साल पहले कर पा रहे थे, इन 6 साल में आपने करना शुरू किया कि नहीं? फिर वही बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आपको ये चीज हमको पहले समझा नहीं. मैंने कहा मैंने तो बताई थी आपको, आप समझ नहीं पा रहे थे. सो वो ये होता है कि भाई आप कराने के बाद में पेशेंट इन जनरल यही बोलता है कि मैंने पहले करा लिया होता तो क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होती. मेरे को कांस्टेंट मेरा दिमाग मेरे जॉइंट्स पे जा रहा है. नहीं, यू आर नॉट. शायद आपकी मदर को भी तो देखा था मैंने. डैड को फ्रोजन शोल्डर के लिए देखा था. हाँ, तब लेके आई थी मैं एक बार. ऐसे तो सर मतलब ये चीज का फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपने करी सर्जरी अब हो गई, एक आपने बोला 3-4 घंटे की सर्जरी होती है, देन पोस्ट 3-4 घंटे का 2-3 घंटे नहीं, मैंने कहा ना 25 से 30 मिनट. 25 से 30 मिनट में हो जाता है ये? नी रिप्लेसमेंट तो उतने में हो जाता है. तो जब क्या होता है कि
आपका तो क्या होता है कि रिलेटिव को अंदर भेजा ओटी में और आपका मीटर डाउन, आपको लगता है कि अंदर जाते ही हम लोग शुरू कर देते हैं। इट्स नेवर लाइक दैट। फर्स्ट वी मेक द पेशेंट वेरी कंफर्टेबल, उनको जो प्री मेडिकेशंस होते हैं वो देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, काउंसिल करते हैं कैसे क्या होगा, सो दे आर वेरी कंफर्टेबल। वो मतलब इनफैक्ट ये मेरे एक्सपीरियंस में तो ये रहा है कि पेशेंट बोलता है कि मम्मी तो ऑपरेशन टेबल से उठ के भाग के आ जाएगी और फलानी जगह से तो भाग गई थी वंस इन अ वाइल। अच्छा। कभी बोलता है कि वो तो वहाँ से भाग गई और वो तो ये नहीं किया वो नहीं किया, बहुत बहुत बताते हैं। बट हमारा एक्सपीरियंस ये रहा है कि पेशेंट कहता है नहीं मुझे बहुत अच्छा लगा, हम लोग उनको मतलब बहुत डिसेंटली और प्रॉपरली ट्रीट करते समझाते हैं, हैं, वो भी करते हैं, एंड कंफर्टेबल। वी आर नेवर इन अ हरी। सो हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो है रोज हम वही करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर डिफाइंड है, एवरी टीम मेंबर नोज इट, एनेस्थेटिस्ट एंड द अदर पैराफर्निलिया स्टाफ दे ऑल नो इट। सो हमें उस चीज़ में कभी दिक्कत नहीं आती, किस बंदे को कहाँ खड़ा रहना है, उसको क्या ओपन करना है, क्या क्लोज करना है, वो दैट इज प्रॉपरली डिफाइंड। एंड दिस इज वेरी गुड दैट यू आर सेइंग इट आउट, तो एटलीस्ट लोगों को ये सारी चीजें, क्योंकि जब ऑपरेशन पे जा रहे हो तो ना तब लोगों के दिमाग में आती है, तो एटलीस्ट व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज द सिचुएशन, एक अगर लोगों को पता रहे कि दिस इज व्हाट हैपेंस, तो इट गेट्स इजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि सर्जरी का एक एक प्रोसेस तुम्हें पता है, नाउ यू आर रेडी कि जाओ अब सर्जरी करा लो बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट। मैं तो एक चीज मानता हूँ कि भी अगर मेरे कोई रिलेटिव है, मेरे पेरेंट्स की सर्जरी करेंगे या मेरे कोई रिलेटिव की सर्जरी करेंगे तो वो कैसे होनी चाहिए, बस अपन वैसे ही करेंगे। आई हैव ऑपरेटेड ऑन माय ओन मदर, मेरी मदर की नी रिप्लेसमेंट मैंने ही करी है। आपने की है खुद यस से? मैंने ही करी है। वो जो मुन्ना भाई का सीन है ना, अब कभी अपने रिलेटिव्स पे नहीं करते नहीं डॉक्टर्स। जब मुझे ऑपरेशन के टेबल पे मुझे सिर्फ नहीं दिख रही घुटना है। ही दिख रहा है तो पर्दे के पीछे कौन है, शी इज माय मदर एंड फादर, माय रिलेटिव, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है कि जब मेरी मदर का ऑपरेट कर रहा हूँ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इट्स अ माइंडसेट बेसिकली। तो सर वी आल्सो ऑफ कोर्स, जैसे आपने ये जो आपने 25 to 30 मिनट्स वाला जो टाइम बताया था, दैट इज फॉर मैनुअल जॉइंट रिप्लेसमेंट ना, जो आप करते हो। सो देयर इज आल्सो वी सी अ लॉट ऑफ एडवांसमेंट कमिंग इन सर्जरी, रोबोटिक्स बेसिकली। उसमें क्या होता है, व्हाट्स द डिफरेंस देयर, आप एक बार समझा पाओगे? सी रोबोटिक जो होता है ना वो कुछ अलग से नहीं करता है। रोबोटिक्स में ये रहता है कि जो आप मैनुअली कर रहे हो, वो जो बोन का प्रिपरेशन है, जैसे ये जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ये इस तरीके से हम लोग बोन के सर्फेसिस को प्रिपेयर करते हैं। यहाँ से एक अमाउंट काटा, यहाँ से एक काटा, यहाँ से काटा, तो वो जो कट आता है वो बहुत प्रिसाइज आता है। तो जब फुल्ली ऑटोमेटिक रोबोट जब कट करता है बोन को, तो अगर आपको कहीं से 5 मिलीमीटर काटना है तो 5 ही कटेगा, दूसरी जगह से 5.1 काटना है तो 5.1 मिलीमीटर कटेगा। तो जितना प्रिसाइज बोन का कट आता है, जितना बोन प्रिपरेशन अच्छी होती है, तो उतना इम्प्लांट की फिटिंग और अच्छी होती है। ओके। तो व्हेन इम्प्लांट फिटिंग इज गुड, द लाइफ ऑफ द इम्प्लांट इंक्रीजेस, इट इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट मोर। नंबर 2 कि वो अंदर कहीं आराम से घुस के सब काट सकता है, तो द ओवरऑल बोन कट्स, द ओवरऑल सॉफ्ट टिश्यू, मसल्स या लिगामेंट्स की जो कटिंग होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है। तो उसकी वजह से रिकवरी बहुत फास्ट होती है, पेन फ्री होती है, मतलब रिलेटिवली पेन इज मच लेस एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल सर्जरी। ओके। हाँ, सो आई एम नॉट सेइंग कि इट्स जीरो, बट कंपैरेटिव ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिन्होंने एक नॉर्मल कराया और फिर एक रोबोटिक कराया, तो दे डेफिनेटली फेल्ट बेटर इन द रोबोटिक knee. Yes, of course. So that is a normal advanced technology which is available today. So now we have very good robots available. So they prepare the bones, and that does not also mean कि भाई सर्जरी कर रहा है रोबोट और मैं बाहर बैठ के चाय पी रहा हूँ। कॉमन विद हाँ, ये बहुत कॉमन होता है। कुछ पेशेंट बोलते हैं मैं हमको तो आपसे कराना है, मैं ही कर रहा हूँ। मतलब उसमें क्या होता है कि दे आर सो प्रिसाइज कि सपोज पेशेंट ने खांसी कर ली चालू सर्जरी में, है ना, तो भी रोबो रुक जाता है, या मेरे हाथ से हल्का सा बोन को टच हो गया, तो वो अगर एक उसका जो कैलकुलेटेड वो जो डिस्टेंस होता है, अगर उससे ज्यादा मूव हो गया तो रोबो रुक जाता है। Oh, it can sense. Yes, it is very precise. 250 मेगाहर्ट्ज का 250 हर्ट्ज का उसका फ्रीक्वेंसी आती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी एरेज होते हैं। तो वो एरेज फिट होते हैं रोबो पे, बोन्स पे, और सामने उसकी आंखें होती है, वो देख रही होती हैं। सो वो कांस्टेंट उसके वो टच में रहता है। अगर थोड़ा सा भी उसमें अगर दिखना बंद हो गया, या वो एरे के सामने मेरा अगर हाथ भी आ गया, वही का वही देन एंड देयर स्टॉप हो जाता है। तो देयर आर सो मेनी सेफ्टी लॉक्स अवेलेबल, सेफ्टी चेक्स अवेलेबल,
सो ऐसा नहीं है कि मैं बाहर बैठ के करता हूँ, मुझे कॉन्स्टेंटली वहीं खड़े रहना पड़ता है। ऑफ कोर्स करेगा तो वही ना जो मैं उसको बता रहा हूँ, बट इन अ मच मोर प्रिसाइज वे। सो उससे क्या होता है कि वो प्रिसीजन बढ़ता है। दिस सर्जरी इज फॉर दोज हु वांट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एंड ऑफ कोर्स इट विल कॉस्ट अ बिट मोर। तो आपका लाइक you are you here in Ahmedabad, or I think you keep traveling for surgeries also, so everywhere you no that is station, this is a big huge machine, so it cannot travel with so me. that's here in Ahmedabad. Yes, it's there in Ahmedabad. Amazing. But एक चीज मैं क्वेश्चन वापस आपसे थोड़ा डिटेल में जानना चाहूंगी कि आप जो आपने बोला कि आप लोगों को आइडेंटिफाई करते हो, लाइक इनको प्रॉब्ली मैनुअल सजेस्ट करोगे या इनको रोबोटिक सजेस्ट करोगे या इनको रिप्लेसमेंट सजेस्ट करोगे, तो व्हाट आर द की indications that you focus on कि this person needs which sort of surgery or which surgery? Very nice question. Actually क्या होता है कि जैसे मैंने पहले भी आपको बोला कि all patients who have knee pain या joint pain, they are never the candidates for surgery. Knee replacement is required in a few handful patients which satisfy the criteria. एक तो कि उनका joint pain है which is not related with medicines, number one. दूसरा उनकी चाल बिगड़ गई है, that means they are trying to change their load bearing axis. नंबर 3, एक्सरे कराते हैं अपन वेट बेरिंग, तो उसमें बोन ऑन बोन आर्थराइटिस, मतलब बीच का गैप बिल्कुल खत्म हो गया है, बोन से बोन टच हो रही है। तो दोज आर द ब्रॉड क्राइटेरिया कि भाई जिनको मैं सर्जरी एडवाइस करता हूँ। नॉट ऑल पेशेंट्स विल नीड नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। तो ये जो मैनुअल और रोबोटिक्स है, ये जो चूज करना होता है, ये पेशेंट है कि विच सर्जरी दे वांट टू गो फॉर। पेशेंट कैन हैव अ एक चॉइस कि भाई मुझे रोबोटिक करानी है, नॉन रोबोटिक करानी है, बट फाइनली किसके लिए रोबोटिक करेंगे, किसके लिए नॉर्मल करेंगे, वो चॉइस मेरी रहती है, वो आपकी, क्योंकि देयर आर सो मेनी डिफरेंट अदर क्राइटेरिया बीच में यू मे नॉट फुलफिल फॉर अ रोबोटिक सर्जरी। ऑल केसेस आर नॉट गुड फॉर रोबोटिक सर्जरी। मॉर्बिड ओबीज है या बहुत ज़्यादा जॉइंट खराब है और बहुत ज़्यादा उसके अंदर ऑस्टियोफाइट्स बने हुए हों, तो दे मे नॉट बी अ गुड कैंडिडेट फॉर रोबोटिक सर्जरी। सो दैट कॉल आई हैव टू टेक, ऑफ कोर्स। बट आपने जो बोला सर, मेरे को वो दिमाग में थोड़ा चल रहा है सर कि आपने बोला कि लोग वो जो 6 साल का गैप लेके 6 साल कराते, तो जनरली रॉन्ग प्रैक्टिसेस की अगर मैं बात करूं तो क्या हो रहा है, मतलब इज देयर एनीथिंग हैपनिंग जो कांस्टेंट लोग उस लूप में फंसते हैं, देन दे कम बैक आफ्टर अंडरस्टैंडिंग? सो इन जनरल अगर अपन बोले तो अगर आप टाइम से नहीं कराते हो तो डैमेज धीरे धीरे दूसरी चीजों में ज्यादा हो जाता है। लाइक अगर आप घुटने खराब है तो आपकी चाल बिगड़ रही है, तो स्पाइन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आप खड़े होते हो तो हाथ के टेके लेके खड़ा होना पड़ता है, तो कंधे में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। हैवी पेन किलर्स खाते हो तो किडनीज खराब होती हैं, मतलब दिट्स अ वेरी टेंजिबल थिंग। किडनीज बहुत खराब होती है पेशेंट्स की बिकॉज हैवी पेन किलर्स, अनस्क्रूपलस पेन किलर्स। मतलब अगर किसी ने कोई उनको डाइक्लोफिनेक या मतलब जो हैवी पेन किलर्स लिख दी, अगर सपोज मैंने 10 दिन के लिए लिख के दी, उससे पेशेंट को अच्छा लग रहा है तो वो 10 महीने भी खा लेता है, कई साल खा लेता है डेली। और अगर हम बोलते हैं ना कि भाई रिलेटिव्स को समझाते हैं कि भाई ये मेडिसिन मैं खाली 15 दिन के लिए दे रहा हूँ और उसके बाद अगर ठीक नहीं होता तो आपको वापस आना है मेरे पास। होता क्या है कि वो कभी आते नहीं है। और मैंने उनके पेशेंट के बेटों को बोला, बेटियों को बोला, बहुओं को बोला कि ये दवाई नहीं खानी है, तो वो क्या करते हैं कि अपने पोते को पकड़ाते हैं, जा बेटा ये गोली लेके आ जा। तो घर के सिस्टम में तो कैप्चर ही नहीं हो रहा है कि ये तो खा रहे हैं रोज। तो जनरली यही है कि कुछ भी दवाई देके बस रॉन्ग, हाँ मतलब बस किसी के पास गए, दवाई ले ली, वो दवाई खाते हैं तो अपना जॉइंट को डैमेज करते हैं, दूसरे जॉइंट्स को खराब करते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब करते हैं, पेन किलर्स खा के किडनी और पेट खराब करते हैं, आपका डाइजेशन, आपका माइंडसेट, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सब खराब होती है। आप जो करना चाहते हो, जब करना चाहते हो, जैसे जिस स्पीड पे करना चाहते हो, आप नहीं कर पाते हो, फिर आप डिप्रेशन में जाते हो। आपको ये लगता है कि किसी को, हाँ आपको ये लगता है कि किसी को मेरी नहीं पड़ी है। ठीक है, घर में अगर एक फादर मदर की तबीयत खराब है तो डू यू थिंक इट्स द ओनली द पेशेंट विच इज अफेक्टेड? ऑफ कोर्स वो तो पूरा फैमिली पे होता है। आज कहीं जाना है तो भाई इनका कौन देखेगा, है ना। घर से फोन आएगा तो हार्ट बीट बढ़ जाएगी, कहीं कोई गिर तो नहीं गया। ये इट्स नॉट अ वेरी अनकॉमन थिंग कि नी रिप्लेसमेंट कराना था पर बाथरूम में हल्का सी स्लिप हुआ और गिरे जोर से और कूल्हे में फ्रैक्चर हो गया। तो अब घुटना तो कराना ही था, वो तो पेंडिंग था अभी, पहले कूल्हे का कराना पड़ रहा है, स्पाइन को कराना पड़ रहा है, हेड इंजरी हो गई। मतलब
इट्स ऑल इट कम्स टुगेदर बेसिकली है कि टाइम पे करा लो। बट वही जो आप बता रहे थे सर कि कितना टाइम लगता है इसको फिर सर्जरी से रिकवरी वापस आने में? देखो ऑन अ बैक ऑफ पेपर एंड बैक ऑफ एनवेलप अगर आप कैलकुलेट करोगे तो अराउंड 1 मंथ आप पकड़ लो। 1 महीने में पूरा? हाँ 1 महीने में, मतलब पेशेंट देखिए हॉस्पिटल के अंदर चल रहा होता है, सीढ़ी चढ़ रहा है, टॉयलेट बाथरूम खुद जा रहे होते हैं, घर जाके किचन में छोटा मोटा चाय वाय बनाना शुरू कर सकते हो। मैं पेशेंट्स को कई बार बोलता हूँ कि आप किचन में जाओ, लेडीज का बहुत कंसंट्रेशन किचन को लेके होता है, कब जाओ अपनी बहू बेटी या सर्वेंट को थोड़ा डांट लगाओ तो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। तो मजाक में मैं बोलता हूँ पेशेंट को कि आप जाओ, ट्राई टू बी एक्टिव, जितना आप खुद का काम खुद करोगे तो यू विल गेन कॉन्फिडेंस एंड यू विल रिकवर फास्टर। ठीक है। सो तो वो रहता है। तो आप एक मोटा मोटी मान लो कि 1 महीने पे 1 किलोमीटर पेशेंट चल रहा होता है। ओके। 1-1.5 महीने में वो गाड़ी भी चला रहे होते हैं या 2 व्हीलर भी चलाते हैं। एंड फिर नॉर्मल लाइफस्टाइल वापस? यस ऑफ कोर्स। और मेडिसिन होती है कोई ऐड जो लाइफ लॉन्ग चले या ऐसा कुछ होता है? हमारी मेडिसिन तो जो है ना, पेन किलर धीमे धीमे हम लोग कम करते जाते हैं। ओके। हम लोग क्या बहुत हैवी पेन किलर्स नहीं देते, इसलिए थोड़ा सा क्या होता है कि भाई पेशेंट को हम समझाते हैं, काउंसिल करते हैं कि भाई ये चीज़ मस्कुलर पेन है, ये चीज़ जॉइंट का पेन है, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो सब समझते हैं उस बात को। वो बोलते हैं हाँ, पेशेंट्स भी कई बार बोलते हैं जब इतना बड़ा ऑपरेशन कराया तो थोड़ा दर्द तो हुआ ना डॉक्टर साहब। मैं समझता हूँ। तो दैट मेक्स आवर जॉब इजियर एंड वी आर मतलब वी डोंट वांट टू गिव यू वेरी हैवी पेन किलर्स। तो हम बहुत कम ही देते हैं, जो मिनिमल दवाई से काम हो जाता है, बेयरेबल हो जाए बस वैसा। और पर सर इसमें मैंने ये भी देखा था कि जैसे आपने बोला कि सक्सेसफुल जनरल रहती हैं, बट नी रिविजन्स के भी आपके पास काफी केसेस आते हैं। तो व्हाई डज दैट हैपन? फॉर एनी रीजन, अगर जॉइंट फेल हो गया, मतलब आपका जॉइंट लूज हो गया, उसमें इन्फेक्शन हो गया या जॉइंट घिस गया, उसने लाइफ अपनी पूरी कर ली, तो आई वुड नॉट टेक इट एज ए नेगेटिव पार्ट। मैं उसको ये बोलूंगा कि रिवीजन की जरूरत पड़ी, पर देन अगेन योर नी इज गुड, नाउ यू कैन अगेन लिव अ नॉर्मल लाइफ। तो उसमें पूरा जॉइंट वापस इम्प्लांट चेंज हो जाता है? वो इम्प्लांट्स थोड़े अलग होते हैं, दैट्स अ डेफिनेटली अ मोर बिगर सर्जरी एज कंपेयर्ड टू नॉर्मल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, बट अगेन यू आर बैक टू नॉर्मल ना। भाई आज आपकी एक कार का टायर घिस जाता है तो गाड़ी बंद करके थोड़ी रख देते हैं, टायर चेंज करा लो ना। ऑफ कोर्स। तो वो चेंज करा लो एंड देन योर कार इज एज गुड एज न्यू। आप मेरे को सर ये बताइए कि टॉप 3, अगर मैं ऐसे आपसे पूछूं कि टॉप 3 क्वेश्चंस हर पेशेंट आपसे आके पूछता है व्हेन अ मिथ और अ क्वेश्चन दैट दे कम, व्हाट वुड यू से? इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन आई वुड से। इसमें क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा होता है कि सर्जरी बहुत पेनफुल होती है, मतलब पेन इज द मेन क्राइटेरिया, कि बहुत दर्द होता है, कि भाई पेशेंट चिल्लाता है, पुकारता है। फिजियोथेरेपी बहुत पेनफुल होती है ना। जॉइंट तो 5-7 साल में लूज हो जाता है। ये टॉप 3 क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास। ओके। फिजियोथेरेपी आप ये लाइफ टाइम होती है, रिकमेंड करते हो? नो, नॉट एट ऑल, इट इज नेवर रिक्वायर्ड। फिजियोथेरेपी क्या होता है कि फिजियोथेरेपी किसके लिए, कि आपने सर्जरी करी, टाँके लिए, मसल को काटा, बोन को काटा, तो उसको जब रिपेयर किया है तो ऑर्थोपेडिक्स में वो मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाता है इनिशियली, तो उसको रीगेन करने के लिए अपन फिजियोथेरेपी और आई थिंक मसल को थोड़ा स्ट्रेंथन करने के लिए ऑफ कोर्स। आपने जो जॉइंट इतने सालों तक बिगाड़ा, वो सडनली 1 घंटे में थोड़ी मसल्स ठीक हो जाएंगे, तो थोड़ा सा उनको टाइम चाहिए। सो बट ये जरूर है कि फिजियोथेरेपी है, बट द थिंग विच आई वांट टू एम्फेसाइज वेरी एम्फेटिकली इज कि फिजियोथेरेपी एक तो पेनफुल नहीं होती, नंबर 1, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, ये नहीं कि आपको लाइफ टाइम करनी पड़ती है फिजियोथेरेपी। पेशेंट्स, मतलब मैं मेरी बात करूंगा, दे एंजॉय डूइंग इट। मुझे बोलना पड़ता है बस अब बंद करो, ना गेट बैक इनटू योर नॉर्मल लाइफ, उसमें आप इसको बंद करो अभी। तो दे एंजॉय, कि उनको लगता है कि हाँ मतलब हम लोग करते हैं तो मज़ा आ रहा है, फिजियोथेरेपिस्ट आता है तो उसकी वजह से कर लेते हैं। तो फिजियोथेरेपी पेनफुल नहीं होती। सर्जरी आई वुड नॉट से जीरो पेन, बट उतना तो डेफिनेटली नहीं जिसको लेके आप डरते हो। विथ सो मेनी थिंग्स इन आवर आर्मामेंटेरियम, हम लोग ब्लॉक्स देते हैं, पेन किलर्स देते हैं, एपिड्यूरल्स देते हैं, दूसरे इंजेक्शंस देते हैं, दवाइयाँ इतनी अच्छी हैं, नॉन टॉक्सिक दवाइयाँ हैं। तो इन सब का मिला जुला स्वरूप ये रहता है कि प्रैक्टिकली आपकी सर्जरी पेन फ्री होती है। बट लॉट ऑफ पेशेंट्स आल्सो डज दिस ना, कि वो सर्जरी इसलिए भी डिले करते हैं क्योंकि सोचते हैं कि फिजियोथेरेपी करा लेता हूँ उससे सही हो जाएगा। डज दैट हैपन? वो तो डेफिनेटली है या क्योंकि उसमें क्या होता है कि फिजियोथेरेपी कराने से जो घिसी हुई चीज है वो ठीक नहीं हो जाएगी ना। अगेन इट माइट हेल्प इन सम एक्सटेंट कि भाई आपकी मसल पावर थोड़ी अच्छी हो जाती है तो जॉइंट पेन थोड़ा कम हो जाता है, बट दैट्स नॉट गोइंग टू लास्ट लॉन्ग,
जो घिस चुका है उसको बदलना ही पड़ेगा। ठीक है। फिजियोथेरेपी से घिसा हुआ जॉइंट तो ठीक नहीं होने वाला। ठीक है। एंड आपने सर जो जैसे जिम की भी बात करी थी, तो लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई हैव पर्सनली हर्ड दैट हैपेंस, आप बताना कितना सही होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडमिल, लाइक कॉमन यूज, दिस इज आई हैव हर्ड कि अगर कांस्टेंट यूसेज ऑफ ट्रेडमिल को इंसान करता है तो लॉन्ग टर्म में उनके नी खराब होते हैं, लाइक नी पे स्ट्रेस आता है एंड इट शुडंट बी डन। व्हाट वुड यू से ऑन दैट? नहीं, इट्स एब्सोल्युटली अ मिथ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं डेफिनेटली आपको ये प्रेफर करूंगा कि वॉक करना है तो प्रेफरेबली नॉट ऑन अ हार्ड सरफेस, हाँ, है ना, रोड वॉक जो हाँ बोलते जैसे हैं। रोड या कुछ। और वॉक करने में इतना डैमेज नहीं जितना आप अगर जंपिंग जॉगिंग करोगे ऑन हार्ड तो सरफेस। हाँ दैट कैन डैमेज। बट अगर कोई मिट्टी वाला ट्रैक है या घास है तो दैट्स द नंबर 1 चॉइस एज फार एज नीज एंड जॉइंट्स आर कंसर्न, तो उसके अंदर आपको बेस्ट रहता है। ठीक है। बट ऐसा नहीं कि ट्रेडमिल पे चलते तो जॉइंट घिस जाते हैं, लॉन्ग टर्म में हाँ, होता है, दैट इज ऐसा कुछ भी नहीं है। बट यस, व्हाट यू शुड डू इज, जो ट्रेडमिल पे चल रहे हैं या लिटिल हार्ड सरफेस पे चल रहे हैं, दे शुड वेयर गुड क्वालिटी स्पोर्ट शूज एंड देन वॉक। तो फुटवेयर का पूरा ध्यान रखना। उसमें भी क्या स्पोर्ट शूज में भी आप रेकमेंड करोगे कि ये सोल होना चाहिए, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ होता नहीं, है? वो ओवर हाइप्ड है एक्चुअली कि भाई ये ऐसा सोल वैसा सोल, ये खराब है, वो सोल जो बहुत आता है। अब मैं तो पेशेंट को ये बोलता हूँ कि भाई आपके फुट को डिसाइड करने दो, व्हाट यू फील कंफर्टेबल, कि आपको कौन सा अच्छा है। वॉकिंग शूज होते हैं, मतलब इन जनरल दे आर ऑल मोर और लेस द सेम, पर अब वो जब एक ही चीज अच्छी होती तो फिर ये जूतों की दुकान में 2 ही प्रकार के शूज होने चाहिए थे ना। जब वो आपको 50 दिखा रहा है, मतलब कोई भी एक चीज अच्छी नहीं है, तो मैं पेशेंट को बोलता हूँ कि आप जाओ, पहनो, 10 मिनट वॉक करके देखो एंड देन डिसाइड। मेरे लिए एक शूज अच्छा है, मेरी फुट एनाटॉमी डिफरेंट है, आपकी अलग है, तो लेट योर फुट डिसाइड कि आपके लिए क्या अच्छा है। यू शुड फील गुड, एंड आपको चलने के बाद में मस्कुलर पेन तो ठीक है, पर ऐसा नहीं हो कि भाई फुट में बहुत भयंकर दुख रहा है, मेरे से चला नहीं जा रहा है, वो सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। एंड तो व्हाट अबाउट जो लड़कियों का बोलते हैं हील से, जो हील लॉन्ग मतलब हील्स या लॉन्गर टर्म पे जो हार्ड शूज पहनते हैं तो उनके कॉन्स्टेंटली हील्स आर बैड। हाउ आप थोड़ा, मैं सर बोल रही हूँ, मैं इस पे एक रील बनाना चाहती हूँ एंड आई वांट टू स्प्रेड इट, तो आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो कि व्हाट हैपेंस एक्चुअली। हील्स आर नॉन एनाटॉमिक, मतलब वो क्या होता है कि आई रेड समवेयर, आई एम नॉट श्योर, दैट हील्स वर एक्चुअली मेड, इनिशियली दे वर मेड फॉर मेल्स। अच्छा, उनकी हाइट बढ़ाने के लिए। बट स्लोली क्या मेल्स को लगता है कि हमें नहीं, तो लेडीज ने टेक ओवर कर लिया एक्चुअली। नहीं, एक्सेप्ट नहीं किया, टेक ओवर कर लिया। तो जेंट्स ने बंद कर दिया एंड लेडीज ने उसको टेक ओवर कर लिया। ठीक है। सो हील्स आर नॉन एनाटॉमिक, मतलब क्या होता है कि जब आपकी हील अप हो जाती है तो यू हैव टू चेंज योर पोस्चर। आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को आगे या पीछे ले जाने के लिए यू हैव टू चेंज द पोस्चर ऑफ योर टॉर्सो आल्सो। एंड आप सोचो हाउ कैन यू बी कंफर्टेबल, यू नो, कि भाई जो आप इतना ऊंचा हील करके चल रहे हो, सो दे आर नेवर गुड फॉर द हील्स, फॉर द मतलब नीज एंड हील्स एंड स्पाइन एंड एवरीथिंग। मतलब मैं तो बिल्कुल कभी भी रिकमेंड नहीं, लॉन्ग टर्म में इफेक्ट आता ही है उसका। हाँ, आपको जो बेस्ट शू जो होता है वो ये होता है कि आपकी हील जो है ना आपके टोस से लगभग 1 इंच ऊपर हो। ओके, दिस शुड बी द पोस्चर, बट नीचे से फ्लैट हो। एंड उसका जो आर्च है दैट शुड बी रियली गुड, तो दैट शुड कुशन योर, यू नो, वॉकिंग जो जर्क आता है वो कुशन हो जाना चाहिए। गॉट इट। तो दैट इज एनाटॉमिक, तो दैट इज गुड। गॉट इट, दिस इज वेरी तो इंपॉर्टेंट। आज जो प्लांटर फेशियाइटिस होता है या बैक ऑफ द हील के ऊपर जो पेन होता है जिसको हम बर्साइटिस बोलते हैं, तो दे आर ऑल बिकॉज ऑफ faulty footwear. And I've heard, मतलब I've seen also and I've felt also myself also कि heel का पेन डायरेक्ट फिर नी तक भी पहुंचता है। Obviously मैंने कहा ना, कोई एक जॉइंट एक अलग से नहीं पड़ा होता है, वो सब इंटरलिंक्ड होता है। तो इट डैमेजेस ना नी तो also आपके then मसल एक्शन चेंज हो जाता है, तो यहाँ का फोर्स इधर आता है, इधर का फोर्स उधर जाता है, तो वो अल्टीमेटली आपके पूरे अलाइनमेंट को बिगाड़ता है। सर एक बहुत जो मैं मिथ्स की बात कर रही हूँ, एक ट्रेंड जो है 10,000 स्टेप्स का ट्रेंड, हाउ मच दैट मेक सेंस टू यू? I think that was a Japanese concept कि 10,000 steps का था। I've read it somewhere, I'm not very sure. But वो ये था, but मेरा take इसमें ये रहेगा कि it's not the steps, you know, you have to be active. आप 10,000 कर सकते हो तो well and good, आप 20,000 भी करो, क्या दिक्कत है, but you should have the time, mindset and the inclination to do those things. पर आप अपना काम खुद करने की कैपेसिटी रखो, थोड़ा एक्स्ट्रा थोड़ा कम ये सब अलग बात है, बट अपना काम खुद कर सको, आपको जॉइंट्स की वजह से अपने आप को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना पड़े, दैट काइंड ऑफ एक्टिविटी इज गुड। एंड
आई विल ऑल्सो लाइक टू ऐड कि भाई अगर आप मुझसे पूछो तो वॉकिंग से थोड़ा बेटर साइकिलिंग रहेगी। साइकिलिंग आप जो बोल रहे हो वो बेस्ट है। साइकिलिंग में क्या होता है कि इट इज़ नॉट फॉर द योर नीज और जॉइंट्स, वो आपके मतलब नीज के लिए भी है, हाथ के लिए भी है, आपके कोर के लिए है, बैक के लिए है, आपके माइंड लंग्स सबके लिए रहती है वो। बट सर एक चीज जो बहुत, मैं सब वही बोल रही हूँ जो कॉमन मिथ्स हैं, क्या हाँ है, बट डेफिनेटली उसी जो के लिए लोगों कर के रहे हैं। दिमाग में कि ओवर यूज ऑफ एवरीथिंग, फिर वही हो जाता है हाँ कि साइकिलिंग जो करते हैं या कुछ भी, तो ओवर यूज में फिर वो लिगामेंट टियर और ये सारी चीजें होनी चालू हो जाती हैं। व्हाई आई लव साइकिलिंग इज बिकॉज you are, unless you fall down, हाँ unless you get an accident, it is a non injurious exercise Eve- because it is number one, it is non weight bearing। आप बॉडी पे लोड नहीं डाल रहे हो, कहीं जंप जॉग या थंप नहीं कर रहे हो। कितनी चलानी है, कितनी स्पीड पे चलानी है, कितना डिस्टेंस चलाना है, वो आपके ऊपर है। सो वो चांसेस कि वो आपको डैमेज करेगी उसके मिनिमल है। लॉन्ग टर्म आप कर रहे हो फिर भी, या ओवर कर रहे हो मतलब तो भी। ओवर तो मीन्स आप बोलोगे कि मैं रोज के हाँ मतलब एक एक्सट्रीम इज नॉट थिंग, बट जनरली जो रेगुलर क्योंकि यही बोलते हैं कि रेगुलर भी करोगे तो देन इट इफेक्ट्स, तो वो जरूरी नहीं है व्हेन इट कम्स टू नॉट एट ऑल। रेगुलर साइकिलिंग इज इन फैक्ट द बेस्ट एक्सरसाइज, नॉन इंजूरियस। मैं आई वुड पुट इट एट द टॉप। अगर आपका स्पाइन ठीक है, अगर आप चढ़ना उतरना आता है साइकिल से, so and if you have the capacity, तो that is the best exercise I would say. Got it. And second is जो hot and cold massages की हम बात करते हैं, तो it's always the biggest confusion कि कुछ हुआ है, दर्द हो रहा है तो गरम करूँ या ठंडा करूँ? What works? Massage is bad. Massage is bad. Massage is bad. Why? मसाज जो होता है ना वो ऐसे मतलब आप रगड़ रगड़ के करते हो, that will produce more muscle stiffness. ठीक है। What we call it is a fomentation, सेक, गरम या ठंडा। हाँ। तो उसमें क्या होता है कि गरम सेक की बहुत लिमिटेड अपने को रिक्वायरमेंट्स होती हैं। मसल सोरनेस है, आपने डीप डाउन जैसे बैक में बहुत पेन हो रहा है, तो मे बी अ गुड वार्म फर्मेंटेशन विल बी डूइंग गुड। बट अगर आपको डाउट है कि गरम करूं या ठंडा, ऑलवेज डू ठंडा। तो ठंडा नुकसान नहीं करेगा, पर जहाँ ठंडा करना चाहिए वहाँ गरम करोगे इट में हार्म। सो तो कोल्ड फर्मेंटेशन मोस्टली कि जहाँ से ब्लीड हो रहा है, जहाँ से स्वेलिंग आ रही है, तो दोज आर द प्लेसेस वेयर यू शुड डू कोल्ड फर्मेंटेशन। जैसे नी में स्वेलिंग आ गई तो ऑलवेज पुट अ कोल्ड पैक ऑन योर नीज, नॉट वार्म। अगर आपको गर्म करके अच्छा लग रहा है तो देन उसके बाद ठंडा जरूर कीजिए। अच्छा। पर बैक में है मसल सोना, जैसे आपकी थाइज में पेन हो रहा है तो वहाँ पे आप थोड़ा मस्कुलर एरिया में अगर करना है, इफ इट इज नॉट अ ब्लीडिंग देन डू यू कैन डू वार्म। बट अगर ब्लीडिंग है, स्वेलिंग आ रही है, तो ऑलवेज कोल्ड विल बी अ बेटर थिंग। ओके ओके। और ओके तो ये लास्ट एक चीज जो बोलते हैं जो उसमें कैल्शियम और विटामिन डी, मतलब दिस इज तो अ कॉमन परसेप्शन कि पोस्ट 30 यू शुड टेक सप्लीमेंट्स एंड यू नो बिकॉज बॉडी में कमी हो जाती है एंड ऑल ऑफ दैट। तो कैल्शियम और विटामिन डी का तो स्पेसिफिकली जैसे आपने मेनोपॉज की बात भी करी थी, तो लॉट ऑफ विमेन आर सजेस्टेड कि हार्मोनल इशू होता है, देन यू शुड स्टार्ट टेकिंग ऑल ऑफ दीस मेडिसिन। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? See, I'll strictly speak my take. I am not. I want to get it non-controversial. Okay. See, calcium is so important for the body functioning, normal functioning of your body, that अगर आपका डाइटरी डेफिशिएंसी है तो बॉडी विल टेक इट आउट फ्रॉम योर बोन्स। हाँ राइट। पर आपको हार्डली कोई पेशेंट मिलेगा जिसका कोई सिग्निफिकेंटली लो ब्लड कैल्शियम मिलेगा। अगर ज़्यादा लो जाता है तो इट इज़ आप जी नहीं सकते। सो ब्लड कैल्शियम आपका मोर और लेस नॉर्मल रहता है, बहुत लो नहीं जाता, नंबर वन। नंबर टू, प्रॉब्लम आती है कि ब्लड कैल्शियम नॉर्मल है वो मेरी बोन्स में नहीं जा रहा है, दैट इज द प्रॉब्लम, नॉट द कैल्शियम। तो जब वो बोन्स में नहीं जा रहा है तो उसका रीजन है कि यू आर नॉट लोडिंग योर बोन्स इनफ, कि आप एक्टिव नहीं है, okay. या हार्मोनल रीजंस है। तो उसकी वजह से जो है वो बोन्स जो है आपका जो कैल्शियम है जो बोन्स तक नहीं जा रहा है। कि लाइक सरकार ने तो आपके रेलवे स्टेशन पे खूब सारा अन्न रख दिया है, गेहूं चावल रखे हुए हैं, पर हमारे घर में नहीं है, तो हमें ट्रक चाहिए जो वहां से उठा के और हमारे घर तक पहुंचाए। तो दैट ट्रक इज विटामिन डी। विटामिन डी इन जनरल ओके ओके। विटामिन डी कब बनता है कि जब हम थोड़ा धूप को एक्सपोज होते हैं। धूप का मतलब कि अपना मेजर पार्ट बॉडी का जो है 40-45 मिनट्स जो एक्सपोज रहता है, तो हम लोग कैन इनफ विटामिन डी जनरेट कर सकते हैं। बट हमारे यहाँ तो जो धूप होती है वो कर्स मानी जाती है, मतलब हम लोग बिल्कुल घर, ऑफिस, गाड़ी
सब यहाँ से यहाँ AC, so we are not exposed, so we are deficient in vitamin D. Right. Acha, that causes So more that issue. causes osteoporosis. So your inactivity and minimal exposure of sun. And we are not entirely wrong कि कर्ज क्यों मानते हैं, हमारी धूप बहुत तेज होती है. फॉरेन कंट्रीज में जो नॉर्दर्न पार्ट हैं, जो नॉट मतलब टेम्परेट क्लाइमेट वाले लोग होते हैं कि भाई फॉरेन में आप देखोगे, आप जाओगे तो उनके खुद की गाड़ी नहीं होती है, बिकॉज वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अपने घर पे वॉक डाउन कर लेते हैं, ये कर लेते हैं. तो वो उनका जो सन का एक्सपोजर है या उनकी एक्टिविटी है वो उसी में पूरी हो जाती है. हमारा ये होता है कि नहीं, हम धूप में नहीं चल सकते. इनफैक्ट डिफिकल्ट होता है, इतनी तेज धूप में चलना डिफिकल्ट हो जाता है. तो प्रोबेबली दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि हमारा विटामिन डी कम होता है. फिर हम चलते कम है, तो अगेन द मसल मास इज लेस, सो द बोन्स दे डू नॉट परसीव कि हमें कैल्शियम की और जरूरत है, तो विटामिन डी डेफिशिएंट होता जाता है. बट सर मैं एक नॉर्मल आपसे पूछती हूँ कि जो अगर किसी इंसान को बहुत पेन हो रहा है एंड यू नो दे आर नॉट एबल टू गो टू द डॉक्टर एज ऑफ नाउ, पर जॉइंट नी पेन बहुत ज्यादा है, तो आर देयर एनी मेडिसिन, जैसे हर उसमें बोला जाता है कि अगर यू नो प्रिवेंटिव मेडिसिन हमें हमेशा घर पे रखनी चाहिए, जैसे हम स्प्रे यूज करते हैं, तो आर देयर एनीथिंग दैट यू वुड सजेस्ट कि इंस्टेंट यू शुड डू दिस? नहीं, आई वुड नॉट एग्री टू दिस पॉइंट, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपको इनकैपेसिटेटिंग पेन है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे असर आ रहा है, तो यू शुड डेफिनेटली सीक अ गुड मेडिकल ओपिनियन, है ना. मतलब पेन किलर्स आर नॉट थिंग्स which you can pop it on your will. And how good are the sprays? Sprays immediate relief के लिए ठीक है, मतलब they are basically counter irritants. वो कोई इंजरी को तो हील कर नहीं रहे, वो लिगामेंट फट गया या टूट गया तो उसको कोई हील थोड़ी कर देगा. तो स्किन के ऊपर काउंटर इरिटेशन होता है, अपन जो कुछ क्रीम लगा लेते हैं तो दे आर काउंटर इरिटेंट्स. इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एनी अदर वे. रादर आई वुड से कि यू शुड गिव रेस्ट टू दैट पार्ट. अगर कोई इंजरी हुई है या कुछ चोट लगी है, जैसे आप जॉइंट्स की भी प्रॉब्लम है, तो मेरा पेशेंट बोलता है कि मेरे को लेटे लेटे बैठे बैठे प्रॉब्लम नहीं होती है, बिकॉज द बोन इज नॉट टचिंग द बोन व्हाइल सिटिंग एंड स्लीपिंग. जब खड़े होते हैं तब वो हड्डी से हड्डी टकराती है, तब पेन होता है. गॉट इट. सर आई हैव अ वेरी स्मॉल सेगमेंट बेसिकली, क्योंकि इस पर्टिकुलर चीज में बहुत मिथ्स जो हम बात कर रहे हैं, तो मैंने उनको कंपाइल करके एक मिथ बस्टर सेगमेंट बनाया. गिव मी योर ओपिनियन. फर्स्ट इज जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी इज ओनली फॉर ओल्डर पीपल. नहीं, इट्स अ वेरी बिग मिथ. See, this surgery is only for your quality of life. So you should never feel, मतलब आपको एज नहीं देखनी है, स्टेज देखनी है. स्टेज ऑफ द प्रॉब्लम, स्टेज ऑफ द डिजीज. इट कैन अकर इन वेरी यंग, रिलेटिवली यंग एंड रिलेटिवली ओल्ड पीपल ऑल्सो. मेरा जो एक ओल्डेस्ट पेशेंट था, दैट वाज 96 ईयर ओल्ड जेंटलमैन. तो वो बार बार आप करो. मैंने कहा देखो मैं करूँगा, बट वो कहता है कि मुझे तक, मेरे को पता है कि आपको ये है कि भाई मेरे को कुछ हो जाएगा, बोले आपको जहाँ साइन कराना है करा लो, बट मैं ग्रीन कार्ड होल्डर हूँ, मुझे हर साल अमेरिका जाना होता है, मैं टेढ़ा चल के तो मैं नहीं जाऊँगा. ओह वाओ. एंड आई डिड द सर्जरी, व्हाई नॉट. एंड हमारे 80s में तो मतलब हर महीने, मतलब पर्टिकुलरली इन माय फील्ड, माय उसमें मंथली आई वुड से कि अराउंड 8 to 10 पेशेंट्स होते हैं जिनका 80s में होता है, उनकी सर्जरीज होती है. वाओ. एंड वंस इन अ वाइल, मतलब इन 20s आल्सो, जो आपने किया गठिया का मैंने बताया आपको, वैसे भी पेशेंट्स होते हैं. इट्स नॉट एज, इट्स ऑलवेज द स्टेज ऑफ द डिजीज. यस, द सर्जरी इज एक्सट्रीमली पेनफुल. एब्सोल्युटली, वेरी बिग मिथ. इट्स नॉट एट ऑल पेनफुल. जॉइंट रिप्लेसमेंट मींस कंप्लीट बेड रेस्ट फॉर मंथ्स. नॉट एट ऑल. बेड से बाहर निकालने के लिए तो ये अपन ऑपरेशन कर रहे हैं, तो बेड रेस्ट के लिए क्यों करने? बेड रेस्ट की बात ही नहीं है. इनफैक्ट जैसे मैंने बताया कि जो पेशेंट 100% डिपेंडेंट है अपनी फैमिली मेंबर्स पे, जब वो खुद खाना बना के खिला पाते हैं, अपना काम खुद कर पाते हैं. मेरी एक पेशेंट ने मुझे ये बोला कि मतलब उसकी वाइफ ने, मतलब उसकी बहू ने मुझे ये बोला कि पहले ये होता था कि मम्मी घर पे होती थी, हम लोग बाहर नहीं जा पाते थे क्योंकि मम्मी का खाना पीना और कौन देखेगा. ये बोले अभी हालत होती है कि मम्मी बोलती है बेटा तुम मूवी देखने जाओ, मैं खाना बना के तुम्हारे लिए रेडी रखूंगी. सो both of them having a good quality of life. Yeah, so children true. as well as the patient. Joint replacement don't last long. जैसे मैंने आपको बताया कि the average life expectancy in 90% cases more than 20 years. So the newer joints with robotics, they are expected to last even longer. Wow. Practically for a lifetime. Practically for a lifetime. This surgery is always a last resort. I would not say it's a last resort. मतलब अगर आपकी गाड़ी का पेट्रोल रिजर्व में आ जाता है तो अपन उसको लास्ट रिजॉर्ट मान के तो नहीं भरवाते ना. द ओनली रिजॉर्ट.
That's the only resort. So if your joint has been damaged up to extent that it is not salvageable or it is not correctable by any other means, then you should immediately go in for a knee replacement I think surgery. it's the best resort though. हाँ, Last it's the best नहीं, but resort. best तो आप बोल ही सकते हो. Yes. It's impossible to get infected after a joint replacement. No. Infection is definitely a big risk for joint replacements. Big risk. हाँ, and as I said कि it's one thing which is totally preventable, and you should do all things which can prevent infection. Last, only people with arthritis need joint replacement. Yes, definitely, because arthritis means joint damage. हाँ. जो normal joint वाले patient को थोड़ी करेंगे. Medical term में हम बोलते हैं कि there is arthralgia, मतलब joint में दर्द है, और एक arthritis की जिसमें joint में damage है. तो stage 4 arthritis वाले patient को ही joint replacement की जरूरत है. तो मतलब basically जो issue आता है, कोई भी joint में अगर कोई issue है तो somehow it is one of the arthritis, and because it is extreme then it needs joint replacement. But issue is एक ना एक arthritis के अंदर ही आता है joint का issue. Got it. तो post 30, because जो बोलते हैं कि 30 के बाद तुम्हें अपनी lifestyle, because your body starts on the degenerating part, तो post 30 अगर आप knee का specifically care की, if I ask you कि how can you take care of your knee post 30, what would you say on that? मैं आपको थोड़ा correct करना चाहूँगा. Today जो 60 है वो previous generation के 60 is now new 40 and 70 is new 50. So patients, they are, मतलब patients नहीं, in general society में आप देख रहे होंगे हमारी average life expectancy हमारे देश में is more than 70, if I'm not wrong 71 or 72, according to the last census, but world over increase हो ही रही है. तो 30 में ऐसा कोई age नहीं हो जाते हो, मतलब physiologically if you say तो you start aging immediately after 18, मतलब 18 तक आप बढ़ते हो, उसके बाद में everything starts going downhill. बट अगेन जैसे क्या है कि आपकी एक्टिव लाइफस्टाइल, वेट, अच्छा खान पान, डाइट का फर्क होता है. डाइट का बहुत फर्क होता है. कैसे जॉइंट पे कैसे पड़ता है? यू आर व्हाट यू ईट. तो क्या होता है कि वेट मतलब आज के ना फैटी फिट वाला कंसेप्ट होता है कि भले आपका वजन ज्यादा है बट आप एक्टिव हो, अपना काम खुद कर लेते हो, स्फूर्ति है, आपको किसी काम को नहीं करने की इच्छा नहीं होती है, तो देन इट्स फाइन. और जो हम कहते हैं बादी हो गई कि भाई बादी इन द सेंस कि भाई आप पड़े ही रहते हो, आप माइंड से ज्यादा थके हुए हो रादर देन बाय द जॉइंट्स, एंड यू डोंट ट्राई टू डू योर ओन वर्क बाय योरसेल्फ, तो वो बादी है. वो आप भली वजन आपका 45-50 किलो 60 किलो है, बट देन दैट इज गोइंग टू हार्म यू मोर. पर एक जो इसमें मेरे को जैसे आपने गैप चला गया की बात बोली ना सर, ये तो जैसे आपने मेंटली बता रहे हो, अगर फिजिकली एक चीज आप बोल रहे हो ग्रीस चला गया, व्हाट डज दैट? ग्रीस इज कार्टिलेज. जो कार्टिलेज घिसता है, हाँ, वो क्या होता है ना, इन जनरल आप लोगों को समझाने में इजी रहता है कि अंदर कुछ लुब्रिकेशन था वो खत्म हो गया. दैट लुब्रिकेशन एक्चुअली इज अ कार्टिलेज. But the cartilage regeneration is also a thing, na? That doesn't. Hyaline cartilage, as of now, medical science, it doesn't regenerate. ना, मतलब not to that extent which we really need. अच्छा. मतलब वो क्या होता है कि this is one thing like neurons. आपने जो न्यूरल जो टिश्यू है वो है या आइज का है या जो भी है, वो one of those tissues है जो हील नहीं होते. Okay. या जो रीजनरेट नहीं होता. And what about एक very very common specifically for जैसे sports injuries की आपने बात किया, people who are more like overactive, तो ligament tear होता है, what क्या होता है उसमें, और is it like something to be treated? हाँ, ligament is something which joins a the tissue, bone bones to bone. हाँ. तो वो जब आप ligament टूट जाएगा तो bone to bone stability खत्म हो जाती है, तो वो आपके joint को डैमेज करता है. हालांकि there are things we can repair the ligament. It can be definitely repaired or reconstructed also. सर्जरी होती है उसकी. सर्जरी होती है and practically you are normal. खुद से हील नहीं होता अगर रेस्ट लो तो नहीं होता है. खुद से नहीं होता, you have to do some intervention. अगर complete tear है and it is producing symptoms and medical signs, then it needs to be addressed. और tear generally क्यों होता है? For because of some pressure or for consistent misuse, overuse या कुछ injury, इन सब से होता है. Got it. And one more, अभी मेरे को like I have so many myths जो मैंने पढ़े, तो जो आ रहा है दिमाग में I'm asking you. One is बहुत common है, I'm assuming you'll accept, कि AC में constant AC में अगर आप बैठोगे तो that will kill your joints. This is also one thing that I've heard a lot. नहीं, मैं उसको दूसरी तरीके से देखूंगा कि जिनको AC की बहुत ज्यादा आदत है, मतलब वो ओवरऑल ज्यादा कुछ करते नहीं है.
right? You know, they are not being that much active. Wow. ठीक है ना? So maybe that is affecting not the AC per se, but you know, मैं एक चीज को पक्की बात बोलता हूँ कि every body is different, every human being is different. आपके लिए जो बिल्कुल नॉर्मल है तो हो सकता है मेरे लिए नहीं हो. आपने सुना ही होगा कि भाई कुछ एसी में 0.5 डिग्री का भी वो आप अप डाउन कर सकते हो कि वाइफ को 27 चाहिए और हस्बैंड को या उल्टा 26 चाहिए तो 26.5 रख लो. तो वो उनके लिए नॉर्मल वही रहता है ना, मतलब एक किसी के लिए नॉर्मल ये है. बट ऐसा कुछ मतलब अगर हेल्थ वाइज बोलो तो ऐसा इतना नहीं होता कि बहुत ठंडा है और तो तुम्हारे इवेंचुअली जॉइंट्स पे फर्क पड़ेगा. नहीं, नॉट दैट. मतलब एक चीज जरूर है कि ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन बीइंग्स जो हैं दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स. ओके. तो ठंडा ज्यादा उनके लिए अच्छा नहीं है. ठंडा खाना या जैसे अपन ठंडी चीजें जो ज्यादा लेते हैं फ्रीज का वगैरह का या जिसकी ठंडी तासीर होती है दैट इज नॉट रियली गुड फॉर द जॉइंट्स एंड यू नो अदर थिंग्स. तो वो अच्छा नहीं है. बट वार्म जो होती है वो चीज अच्छी रहती है इन जनरल. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोई पर्टिकुलर चीज के लिए. बट अगर अब आज का ह्यूमिड वेदर है, आप बोलोगे कि नहीं ऐसी खराब है, आप बाहर पसीने देखो तो मे बी दैट्स नॉट अ वेरी गुड मतलब वो बस कंसिस्टेंसी नहीं, दिस इज जनरली कि कंसिस्टेंट बहुत ज्यादा रखते हैं. तो कि जो अगर आप एसी में हो मतलब आप अगर एक्टिव नहीं हो देन दैट मे बी बैड, नॉट पर से दी एसी. गॉट इट. एंड ओके, लास्ट चीज मैं अगर आपसे पूछती हूँ सर कि एक चीज जो आप नॉर्मल, अब मैं नॉर्मल से पूछती हूँ कि वन थिंग दैट यू वांट टू से टू हूसोएवर इज वाचिंग कि डू, आपने एक्सरसाइज का तो बताया बस एनीथिंग जो आपके फर्स्ट चीज दिमाग में आती है कि दिस इज द टेक अवे यू वांट टू गिव टू द पीपल हु आर वाचिंग कि डू दिस एंड सेव योर जॉइंट्स, व्हाट वुड यू से ऑन दैट? रियली मतलब ऐसा कुछ ये नहीं है कि भाई इसको करके आप जॉइंट सेव कर लोगे. ऐसा कुछ इन जनरल नहीं है, ये मिथ ही है. बट यस यू कैन एटलीस्ट कीप योर जॉइंट्स हेल्दी कि भाई आप अच्छे क्वालिटी का खाना खाओ. मैं पेशेंट्स को हमेशा बोलता हूँ कि भाई भगवान की बनाई हुई जितनी भी रंग बिरंगी चीज़ें हैं वो सब अच्छी है. क्यों बैंगन को बैंगनी बनाया, संतरे को ये ऐसा बनाया, इसको ग्रीन बनाया, इसको लाल बनाया, सब कोई रीज़न है. मतलब अलग अलग तरीके के उनके अंदर न्यूट्रिटिव थिंग्स होती हैं, न्यूट्रिशनल. वो आपको खाने से, सीजनल फ्रूट खाओ, सीजनल सब्जी खाओ. तो लोकल, सीजनल एंड कलरफुल. आई एम अ फैन. मतलब मैं हमेशा इंसिस्ट करता हूँ कि भाई आप अगर कहीं से आपको सर्दी में तरबूज मिल रहा है तो दैट इज नॉट गुड. सर्दी गर्मी में खाओ. गर्मी का फ्रूट है या आम है तो वो गर्मी में खाओ. सर्दी की चीजें, फ्रूट्स अलग होते हैं, आप सर्दी में खाओ. जब नागपुर में संतरे उगते हैं तब संतरे खाओ. नॉट सीजनल. हाँ, सीजनल, लोकली ग्रोन. आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ थिंग्स विच आर ग्रोन इन द यूएस और वो यहाँ आती है कोल्ड स्टोरेज में रख के एंड देन यू आर ईट. नहीं, आप कश्मीर का और शिमला का एप्पल खाओ. टर्की का एप्पल मत खाओ. पॉलिटिकल. नहीं मतलब कि मतलब लोकल, सीजनल एंड कलरफुल. तो भगवान ने हर चीज को अलग अलग क्यों बनाया है कि भाई ये इसका कलर ऐसा है तो कुछ ना कुछ कारण है. ग्रेन्स चेंज करते रहो. एंड नेवर गो टू फ्रूट जूसेस. फ्रूट जूसेस दे आर द वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स यू आर हैविंग. क्यों? हाँ, फ्रूट जूस में क्या होता है, जैसे आपने एक फल लिया, सपोज नारंगी ली, आपने उसको खाया, धीरे धीरे चबा के खाया, नो डाउट उसका रस भी गया. अब आपने जूस बनाया तो क्या किया, पल्प तो फेंक दिया. नंबर 1, फाइबर्स सारे खत्म हो गए. नाउ जो आपके पास बचा वो शुगर रिच एक कंसंट्रेट है, इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ कोल्ड ड्रिंक. और आपने वो पी लिया. इतनी सारी शुगर आपके बॉडी में सडनली बढ़ गई विदाउट यू नो बैलेंस ऑफ द फाइबर्स. बट वो नेचुरल शुगर बोलते हैं ना फिर. नेचुरल है पर है तो शुगर. है. सो ट्राई टू ईट अ फ्रूट rather than its juice. That's very important. हाँ, मतलब आप जाओ ना फ्रूट वाले के पास में 25 किलो के इसका नारंगी का वो होता है, पैकेट होता है, आप लाते हो और उसको 5 दिन में, हफ्ते में सब बड़ा बड़ा टम्बलर भर के जूस पी रहे हैं. सो अनहेल्दी. आप उसको खाओ. बात वही है सर, अल्टीमेटली यही आता है कि थोड़ा फर्स्ट ऑफ ऑल बी टेक इन्फॉर्मेशन, समझो चीजें कि देयर इज अ रीजन व्हाई इट हैपेंस. जो भले बीमारी है या लाइफस्टाइल है, यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड देन वर्क अपॉन इट. मतलब और बॉडी हो या सब चीजें एक सिम्टम, एक इशारा देती है. सो यू हैव टू फिगर दैट आउट. टेक होम मैसेज में ये है कि ऐसा कोई खाने पीने की चीज या कुछ ऐसी है
कि जिसको आप खा के वापस नॉर्मल हो जाओगे, ऐसा नहीं है। वो शायद सिर्फ संजीवनी बूटी में संभव है, तो वो अगर कहीं से मिल जाए तो खा लेनी चाहिए, पर प्रैक्टिकली नहीं है। तो इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको खा के आप ठीक हो सकते हो या वापस नॉर्मल हो जाओगे। तो जॉइंट को अगर हेल्दी रखना है तो आप एक्टिव रहिए, अपना काम खुद करिए, डोंट ओवरडू थिंग्स एट द रॉन्ग टाइम, डू इट अंडर प्रॉपर सुपरविजन एंड ट्रेनिंग ओनली। एंड अगर आपको जॉइंट्स खराब हो जाते हैं, डॉक्टर अगर आपको रिप्लेसमेंट बोलते हैं, डेफिनेटली यू शुड हैव अ सेकंड ओपिनियन, उसमें कोई गलत नहीं है, एक सेकंड ओपिनियन भी लीजिए। पर अगर आपको दोनों का लग रहा है एंड यू हैव डिसाइडेड अपॉन अ डॉक्टर कि भाई ये डॉक्टर अच्छा है, इसकी बात समझ आ रही है, गेट इट डन, परेशान मत होइए। हर डॉक्टर के पास इतना काम है कि पूरा दिन पूरी जिंदगी करता रहेगा तो भी शायद वो पूरा नहीं पड़ेगा, बट आप खुद सफर मत कीजिए। आप नहीं करा के सफर ही करते हैं। वाओ, थैंक यू सो मच सर। आई मीन बहुत डिटेल्ड और आपने बहुत ही फन वे में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई, मतलब जो जो जरूरी मैंने सोचा भी नहीं था कि इस डायरेक्शन में बताओगे आप, बट आई थिंक लॉट ऑफ थिंग्स जो बहुत इंपॉर्टेंट थी आपने इस एपिसोड के थ्रू बताई। सो थैंक यू सो मच।